बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए बढ़िया दिन। हालांकि मार्केट आपको रेड में दिखाई देगी, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ बढ़िया दिन, क्योंकि हम कहाँ खुले थे 23,400 पर। श्रेया वीरू, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एक अच्छी चीज़ इस मार्केट की, फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी हुई। निफ्टी IT में रैली फेल हुई जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स हैं, रिलायंस जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा पिकअप किया और उसके बाद मार्केट में एक शानदार रिकवरी कराई। हालांकि अभी भी डॉलर रुपी और ब्रेंट हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन उसमें कोई रिकवरी नहीं है, ना डॉलर रुपी में रिकवरी है। हम 97 तक गए थे ऑलमोस्ट। ब्रेंट में चलिए ठीक है, आप कह सकते हैं सुबह 111 था, अभी 110 है, $1 की रिकवरी आई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने थोड़ा सा एक रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट करके दिया है। देखते हैं अब ये रिकवरी कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी टिकाऊ है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी और निफ्टी निचले स्तरों से 200 पॉइंट से ज़्यादा सुधर कर 23,600 के करीब। रिलायंस, हिंडाल्को, M&M और बजाज ऑटो ने भरा जोश। हालांकि बैंक निफ्टी में दबाव कायम, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीडी पड़े सटीक। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से जायडस लाइफ में 3% का उछाल। वहीं नमूरा की खरीदारी की राय से दौड़ा एवलॉन टेक। साथ ही अच्छे नतीजों से वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ मैनकाइंड। लेकिन डॉलर के में मजबूती से 3% फिसला हिंदुस्तान कॉपर। वहीं कमजोर चार्ट्स के चलते फोर्स मोटर्स, गेल, RVNL और APL अपोलो में दबाव कायम। डॉलर के मुकाबले रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। इंट्राडे में 96 रुपये 96 पैसे तक पहुंचा रुपया। हालांकि उसके बाद निचले स्तरों से 10 पैसे की हुई रिकवरी। तेल, गैस और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर्स के इंडेक्सेस। ऑटो में 1.5 से 2% का इजाफा। बजाज ऑटो और TVS मोटर्स तेज। तेल गैस शेयरों में OMCs में 1.5% तक की तेजी। वहीं केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और FMC शेयरों में आज दबाव कायम। पावर शेयरों में आज तेजी का करंट। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट के बाद 7% ज़्यादा दौड़ा। GVTND पावर इंडिया भी 6% से ज़्यादा उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही सीमेंस एनर्जी में भी 7% की रफ्तार। कमजोर नतीजों से PI इंडस्ट्रीज में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर करीब 7% टूट कर वायदा का टॉप लूजर बना। वहीं घाटे में आने के बाद जी एंटरटेनमेंट करीब 5% टूटा, लेकिन नोबलेस के नतीजों के बाद हिंडाल्को निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही मुनाफे में आने के बाद 9% दौड़ा ड्रेजिंग कॉर्प। निफ्टी की दो कंपनियां ITC और मैक्स हेल्थ कल पेश करेंगी नतीजे। 3 से 4% बढ़ सकती है ITC की सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ। FMCG कारोबार के मार्जिन में दिख सकता है सुधार। साथ ही औरबिंदो फार्मा, गेल और नायका समेत वायदा की 6 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और एक बार जरा आप निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए और एक बार आप इंटरडे लेकर आइए रिलायंस का। निफ्टी अब ग्रीन में आ गया है, जहाँ वैसे आया था बीच में एक बार पहले भी, लेकिन रिलायंस रखिए और एक बार जरा रखिए निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर, क्योंकि आज मार्केट को एक बड़े स्टॉक का सहारा मिला। जी हाँ, देखिए निफ्टी करीब करीब अब 17 पॉइंट ऊपर है। 60 पॉइंट अकेले रिलायंस की वजह से आ रहे हैं। अकेले रिलायंस की वजह से 60 पॉइंट आ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी भी बहुत बड़े स्टॉक्स जो डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे ITC हो, ऐसे कई स्टॉक्स हैं। तो टेक्सचर क्या है, जैसा मैंने कहा, रिलायंस के दम पर मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई। और निफ्टी का आज का लो देखिए 23,400 के ठीक सपोर्ट से यूटर्न लिया। शेयर आज सुबह हमारी बात हो रही थी कि मार्केट में 23,350 23,400 के करीब अगर होल्ड करे तो एक आप फिर लॉन्ग अटेम्प्ट करिएगा 23,250 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बहुत कुछ मार्केट में गैप डाउन में प्राइस इन हो चुका होगा। और उसके बाद उस लेवल से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 23,350 तक नहीं गया, 23,397 से घूम गया। आई थिंक ठीक है, वो आई थिंक ट्रेडर समझते हैं उस चीज़ को, उतनी चीज़ों को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ये रिकवरी आई क्यों और इसे कैसे देखें। अब क्यों आई उसका जवाब तो कहीं नहीं मिलेगा। उसके तो 4 लोगों से पूछेंगे तो 5 जवाब आ जाएंगे, है ना। तो उसमें तो क्यों आई और ना हमें पता करना है क्यों आई, आ गई बस, है ना। क्यों हुआ पता नहीं हुई,
लेकिन रिकवरी आ गई, स्क्रीन ने कहा कि रिकवरी आ गई, हमारे लिए वो मैटर करता है। अब इस रिकवरी को कैसे देखें, क्योंकि ये रिकवरी आई है बावजूद इसके कि डॉलर रुपी अभी भी रिकॉर्ड लो पर है। एक नया ऑल टाइम लो लगाया है डॉलर रुपी ने, 96.84, 96 का लो था, बजाय इसके कि ब्रेंट क्रूड अभी भी 110 पर है। या तो 105 पर आ गया होता क्रूड, या फिर 105 पे आ गया तो और भी बड़ी रैली होती, और या फिर डॉलर रुपी मान लीजिए अगर 95 पे आ जाता, तब समझते एक बात को। और एक चीज़, एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का भी इंटरडे चार्ट देखिए, और आई थिंक आज सुबह हमने ये बात भी की थी कि रिकवरी सबसे पहले यहाँ आएगी। अगर मार्केट में इनहेरेंट रेजिलियंस है तो पहले यहाँ रिकवरी आएगी, और मिड कैप और स्मॉल कैप, खासतौर से मिड कैप यहाँ पर रैली आई। और आज की थीम है पावर स्टॉक्स। आप देखिए स्टॉक्स एक के बाद एक, चाहे आप हिटाची का स्टॉक देखें, चाहे आप सीमेंस या सीमेंस एनर्जी का स्टॉक देखें, ये तो सीमेंस है, हिटाची एनर्जी, एबीबी का स्टॉक देखें आप, सीजी पावर का स्टॉक देखें आप। और मेरी नज़रें ना बार बार हिटाची पर जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार हम स्क्रीन पर बैठते हैं श्रेया और हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो इस लेवल तक सही हो जाएगा। जैसे मैं हिटाची एनर्जी का आपको 6 महीने का चार्ट दिखाता हूँ, एक 6 महीने का चार्ट देखिएगा हिटाची एनर्जी का। और उस दिन मुझे अच्छे से याद है जब हम शो कर रहे थे, कुछ 18,000 के करीब रेट था, बात हुई थी कि शायद गैप अप होगा, लेकिन गैप अप के बाद भी आपको यहाँ पर एक अच्छा मौका मिलेगा, और वहाँ से स्टॉक डबल हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके के मूव्स आएंगे, लेकिन खैर ये मार्केट है, कई बार इस तरीके के आपको मूव्स दिखाता है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं हम कि 1.5 घंटे में मार्केट कुछ और दिशा जाता है। देखते हैं कि आज किस दिशा जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेकिन पूरा पास स्टॉक्स, एक बार निफ्टी एनर्जी का चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पर। 1% ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी एनर्जी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वायदा के टॉप गेनर्स में सारे एनर्जी स्टॉक्स नजर आएंगे। इसके बाद एक बार ऑयल एंड गैस स्पेस भी रखेगा, यहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली आज के सत्र में, तो ये स्पेस थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंट्राडे में सुधरे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव दिया है। बैंक निफ्टी को छोड़कर हर जगह थोड़ी बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। सर, बड़ा सवाल ये कि जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें और लेवल्स बताई सर, तो 23,400 और 23,200 का लेवल अब कितना इंपॉर्टेंट है, क्या अहमियत रखता है इस रिकवरी? आपने पूछा, कारण पूछने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन रिकवरी को देखते कैसे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ना एक बार आप रखिएगा बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट, और बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखेंगे आप, उसमें साइड बाय साइड रखिएगा। एक तो कोटक का चार्ट रखिए इंटरडे में और एक रखिएगा आप HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में एकदम से एक रिकवरी आ रही है, और ये देखिए HDFC बैंक किस तरीके से ऊपर आया, और ये जो लास्ट बिट ऑफ रिकवरी आई है निफ्टी की, ये प्योरली इसकी वजह से आई है। देखिए श्रेया, एक लाइन अब मेरी आई थिंक परमानेंट हो गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस लाइन को, बाजार कमज़ोर है, टूटा नहीं है। हम भी कुछ ना कुछ लाइनें ढूंढ लेते हैं ना, जैसे वो आप सर अप्रोप्रिएट बैठ रही है, घायल है इसलिए घातक है, वो ऐसी कुछ लाइन है ना तो ऐसे हम भी कोई लाइन ढूंढ लेते हैं। कमज़ोर है लेकिन टूटा नहीं है। दिक्कत क्या है, मजबूत भी नहीं है ना लेकिन इशू क्या है, देखिए लोज बचा रहा है लगातार। और आप देखें, एक हमने बात की, एक 23,262 का लो बना था, उसके बाद 23,317 का लो बना था, आज 23,397 का लो बना है। तो रोज लो बचा रहा है मार्केट, और एक तरीके से थोड़ा सा हायर लो ही बना रहा है। इशू क्या है कि हाईज भी लोअर बन रहे हैं, मतलब मार्केट में खतरा नहीं टला है अभी भी, मार्केट का खतरा अभी भी इंटैक्ट है, और इसलिए 23,200 से 23,400 जो है ये अब लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। ये हमने अब पिछले 10 दिन में इसको 3 बार टेस्ट कर लिया है, और तीनों बार डिफेंड किया है। एक वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, एक दीवार पर अगर आप कुछ प्रहार करते हैं, एक बार प्रहार करते हैं वो थोड़ी वीक हो जाती है, दूसरी बार प्रहार करते हैं थोड़ी सी और वीक हो जाती है, तीसरी बार मारते थोड़ी और वीक हो जाती है। अब चौथा वाला जो प्रहार करता है उससे टूटा, उसको लगता है सबसे स्ट्रांग वही है, जबकि हो सकता है कि जो सबसे पहले वाला प्रहार था वो सबसे स्ट्रांग रहा हो। लेकिन ये मार्केट में एक लेवल को अगर आप बार बार टेस्ट करेंगे, कभी ना कभी उसके टूटने का रिस्क बनेगा, लेकिन जब तक ना टूटे तब तक तो उम्मीद रहेगी कि ये बच रहा है लेवल बेसिकली, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे मैं कह रहा हूँ, हम लो बचा रहे हैं मगर हायर हाई नहीं बना पा रहे। वो कब होगा, अगर आप 23,950, 24,000 इन लेवल्स के ऊपर निकलने लगे, इन लेवल्स के ऊपर निकलने लगे, तब आप कहेंगे चलिए ठीक है, कुछ हद तक खतरा टल गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इस बाजार को देनी होगी कि इतना कुछ सहने के बाद भी ये सह रहा है और बहुत बुरी तरीके से ढह नहीं रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी है मार्केट की, रिकवरीज फेल हो रही है मार्केट की, उसका सबसे बड़ा कारण बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई भी रैली नहीं टिक पा रही है, और बैंक निफ्टी बार बार उस लेवल पर आ रहा है 52,800। देखिए 52,800
ये दूसरी बार टेस्ट हुआ है पिछले एक हफ्ते में। तो थीम्स पर फोकस करें इस समय, वो आई थिंक एक क्लियर कट एक अप्रोच है आपके लिए। आज की थीम है एमएनसी पावर। आप देखें हिटाची जैसे शेयर जो 6 महीने से हमारे फेवरेट भी रहे हैं, काफ़ी आपको याद ही होगा, बार बार उसको आई थिंक हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये स्टॉक्स भागें इन पर फोकस करें। निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए 23,400 से 23,450 ये आपके लिए एक सपोर्ट हो गया, और 23,650 से 23,700 पे पहली रेजिस्टेंस है, और फिर 23,800 850 बड़ी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के लिए तो अब मेक और ब्रेक लेवल बन चुका है 52,700 से 52,800। लगातार हम वहाँ तक आ रहे हैं, लगातार हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, और बड़ी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पर है अब 53,500 पर। देखते हैं उसको क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, फिर शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बने। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे आज मार्केट में? बिल्कुल अनुज, अच्छे हैं और अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। रिलायंस का इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और जीता जाता उदाहरण है। कल काफ़ी शॉर्ट्स बने थे, लेकिन मैं स्टॉक्स यहाँ पे 3 कैटेगरी के पिक करूंगा। एक कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को देखते हुए पहला स्टॉक आएगा जिसको आज सेक्टोरियल, अगर आप देखें कहीं ना कहीं टेलविंड भी मिल रही है, दैट्स कमिंस इंडिया। पूरा का पूरा सेक्टर बस कर रहा है। सुबह हमने एल&टी की बात करी, देन एबीबी, सिमेंस, नाउ इट्स कमिंस, अ डे हाई और ऑलमोस्ट अपने करियर हाई की ट्रैजेक्टरी पे फ्लोट करता हुआ। अब ये 5400 के एक रेजिस्टेंस जोन को, जो कि पूरा का पूरा 8 मई से लेकर अब तक एक रेजिस्टेंस का जोन था, वो अब पार कर चुका है। 1.19% ओआई बिल्डअप। आज का मूव आया 2 टाइम। अगर आप देखें, इसने 13 मई को भी 20 डेमा से रिवर्सल लिया था और आज भी 20 डेमा से रिवर्सल लिया था। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बार बार 20 डेमा पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देता हुआ। मैं सिर्फ डेटा का उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला स्टॉक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, दैट्स कमिंस। फिर देते हैं एक रिवर्सल, एक स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल। एफएमसीजी बास्केट में कोलगेट आपकी स्क्रीन पर 2188 पर, और ये प्राइस जो एग्जैक्टली है ना 2188 186 जो है 2186, ये इसका 200 डेमा है। नजर रखिएगा इस स्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये एफर्ट कर रहा है फाइनली मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद अपने इस जोन को बाइसेक्ट करने का। स्क्रीन पर ओआई आपको कंप्लीटली सजेस्ट करेगा कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट होल्डर्स इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो नजर रखिएगा 2190 पे बातचीत हो रही है 2 बजे कमाई का अड्डा में कोलगेट पर। और तीसरा स्टॉक लूंगा इंटरमीडिएट, जो कि मिड वे में है, एंड दैट्स फोर्टिस हेल्थकेयर विद इन हेल्थकेयर स्पेस। एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर इस स्पेस का। फार्मा और हेल्थ केयर अच्छा कर रहे हैं, और ये स्टॉक जो है आपके स्क्रीन पे ऑलमोस्ट अब एक अटेम्प्ट ले रहा है नवंबर 2025 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करने का एट 971। मैं कार्यक्रम में इसको 2 बजे इंक्लूड कर रहा हूँ, और करीब 80,000 शेयर इसके ओआई में कम हुए हैं। तो नजर रखिएगा इन 3 स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, रिवर्सल और इंटरमीडिएट में फोर्टिस। पर अनुज, मैं एक बात पूछ रहा था आपसे। आज बाजार ने एक रिवर्सल तो अच्छा दिया, निफ्टी पे वो रिवर्सल विजिबल भी है थैंक्स टू रिलायंस, बट ये बाजार अभी क्या ये मानना सही होगा कि क्रूड को, या फिर क्या ये रूपी डॉलर इक्वेशन को थोड़ा सा इस प्राइस पे फैक्टर इन कर चुका है, या फिर इन 2 इंडिकेटर्स को एज ऑफ नाउ अभी अवॉइड करना मुश्किल है? ये प्राइस कह क्या रहा है? विद दीज 2 इंडिकेटर्स आप बार बार 23,400 पे बाइंग विटनेस कर रहे हैं, कितना भी खराब क्यों ना हो बाजार। देखिए मेरे एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा, आज सुबह जो समीर अरोड़ा जी ने बात कही थी ना, मैं उससे थोड़ा कुछ हद तक सहमत हूँ। कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है डॉलर रुपए में। ये इस तरीके से वन वे नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये ना काफ़ी डैमेजिंग बन गया हमारे लिए। इसको डिफेंड करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट देखें, देखिए 1 महीने में 4 रुपये करेंसी गिर जाए आपकी, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अब इसको प्राइस इन कर लिया है। एक बार 100 हिट हो गया तो सब प्राइस इन धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कच्चा तेल अगर 115 120 निकल गया और उस समय पे क्रूड अगर 100 हुआ, ट्रस्ट में सब धरा का धरा रह जाएगा। और आई थिंक यही कारण भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो जो अपील की थी, क्योंकि एक ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन तो है इस समय मार्केट में। अब क्या होता है कि मार्केट में ऑलरेडी प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है। क्या मार्केट में वो आखिरी वाला, जिसे कहते हैं सबसे शार्प वाला करेक्शन, क्या प्राइस डैमेज जो बाकी है या नहीं, ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा इस समय। लेकिन ये वरी तो है हमारे लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखें यही कारण है कि मार्केट लोज जरूर बचा रहा है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो ना सिर्फ ये लोज बचाता, बल्कि कम से कम 24,000 तो क्रॉस करता। वो बार बार 23,300 23,400 के इतने करीब नहीं होता। अब सोचिए, अब मान लो लास्ट के घंटे में पता नहीं मुझे क्या मूव आएगा, लेकिन इस मार्केट में आज तो 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, किसी दिन मान लीजिए जैसे बड़ा गैप डाउन हो गया और
आपने वो क्रॉस ब्रीच कर दिया तो रिस्क हमेशा रहेगा, और इसीलिए इस मार्केट में पोजीशन लेना थोड़ा सा टफ है, खासतौर से कैरी करना विदाउट एनी हेजेस थोड़ा सा मुश्किल है इस समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रेया। राइट, कमज़ोर होता रुपया कंसर्निंग तो है ही, क्रूड में उबाल जिस तरीके से है वो भी दिक्कत का सबब बन रहा है मार्केट के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ या कुछ चुनिंदा स्पेसेस अच्छा कर रहे हैं। आज वायदा के टॉप गेनर में पावर इंडिया, साथ ही एबीबी, सीमेंस जैसे काउंटर, सीजी पावर जैसे काउंटर्स आपको नजर आएंगे। सर, एनर्जी स्पेस की लगातार बात हुई है सीएनबीसी आवाज़ पर, और जैसा कि आप बता रहे थे हिताची एनर्जी हमने 18,000 के लेवल पर बताया था लोगों को, शानदार रिटर्न्स। लेकिन क्या यहाँ से और हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? एनर्जी क्या अब एक पोर्टफोलियो स्पेस बनता, पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है सर आपको? पता है श्रेया, मैं आपको एक बात बताऊं, हिताची खैर, अब मैं अगर आपको उसका 5 साल का चार्ट दिखाऊं ना, एक्चुअली तब मैं सीएनबीसी टीवी 18 में हुआ करता था। मैंने ये तो खैर 5 साल का है, और अगर इसका थोड़ा सा और इससे और पहले ले जाएंगे ना तो ये 200 रुपये हुआ करता था। तब हमने इसकी सबसे पहले बात की थी वैसे। खैर अब वो तो बहुत पुरानी बात है, आप आदिकाल में तो हम जाते नहीं हैं। लेकिन इशू पता है क्या, इशू ये है, अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया हो ना इस तरीके का, और वो आपके पोर्टफोलियो में है, ट्रस्ट में एक गलती जो आप करेंगे ना वो ये कि अब इसको बेच के अगला मल्टीबैगर कहाँ से लाऊं, क्योंकि अगला जो लेंगे ना वो इससे कम ही चलेगा। और कुछ करने की ज़रूरत क्या है? अगर बिना कुछ करे आपका पैसा बन रहा है, अच्छी एमएनसी कंपनी है, सारे को सब काम अच्छे से कर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है कुछ करने की? और थीम अच्छी है, ये पावर वाली थीम जो है। एक और चीज़, पावर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थीम बनती जा रही है? क्योंकि अब हमारा फोकस जो है वो एनर्जी पर ज़बरदस्त आने वाला है, और जो पिछले 6 महीने में हुआ है कच्चे तेल के साथ और जो वॉर के बाद, हमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा फोकस जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा पावर जैसे सोर्सेज पर। तो आई थिंक ये कारण है। चलिए, आपने बात की इसकी, तो मैं रफ्तार के घोड़े भी डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें यही स्टॉक्स है सारे के सारे। सबसे बड़ा तो खैर वही हिताची या पावर इंडिया, जिसका नाम है हिताची लिखा करें वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम हिताची इंडिया है, पावर इंडिया तो सिंबल है। और लगातार तेज़ी है स्टॉक में, लगातार 16,000 से आवाज़ पर एक पॉजिटिव नज़रिया रहा है इस स्टॉक पर। और इसके अलावा अगर आप देखें सीमेंस, एबीबी, सीमेंस एनर्जी, एमएनसी पावर, इस थीम में ज़बरदस्त तेज़ी है, इस वजह से ये भाग रहे हैं। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। 2 फिसड्डी स्टॉक्स हैं आज। पहला है पीआई इंडस्ट्रीज़, ख़राब नतीजों के बाद पिटा शेयर, ज़बरदस्त पिटाई हुई इसकी। और दूसरा है बीईएल में नंबर्स कल आ गए थे लेकिन फैग एंड में आए थे, मार्केट ने रिएक्ट आज किया, और क्लियरली मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे नंबर्स वैल्यूएशन के हिसाब से, तो थोड़ी सी यहाँ गिरावट आई। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। जी सर, क्योंकि मार्केट फिलहाल ऊपर ही है तो शुरुआत करेंगे तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स साथ, और जहां पे सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई आज के सेशन में हिंडाल्को के नोवेलिस के नतीजे आए, काफ़ी पसंद आए हैं स्ट्रीट को, तो देखिए 3% के करीब चढ़ता हुआ नजर आएगा। हिंडाल्को, रिलायंस ने आज मार्केट को संभाला है कहीं ना कहीं, तो 2.5-3% रिलायंस चढ़ गया। बजाज ऑटो ये निफ्टी का गेनर बना हुआ है, ऑटो स्पेस का ये काउंटर अच्छा कर रहा है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी, और बजाज फिनसर्व ने भी गेनर्स पे अपनी जगह बनाई है, 1.5% अप है स्टॉक। हिताची एनर्जी, लगातार बात होती है सीएनबीसी आवाज़ पर इसकी, और 5% अप है। वायदा का टॉप गेनर मैनकाइंड, चार्ट जीपीटी में भी शुमार किया गया था, 3% ज़्यादा की तेज़ी। बिग स्टॉक्स का काउंटर है सीमेंस और सीजी पावर भी एनर्जी स्पेस से नजर आएगा आपको, जहां पे 3.5-4% की तेज़ी है। लेकिन बैकफुट पे कौन से स्टॉक्स? बीईएल नंबर्स ठीक ठाक नहीं लगे वैल्यूएशन के लिहाज से, स्ट्रीट ने किया है पनिश, 2.5% नीचे। टाटा स्टील टूटा 1.5%। टेक महिंद्रा, आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है आईटी काउंटर्स में, तो 2% इसमें गिरावट। और श्रीराम फाइनेंस देखिए 1% लुढ़क गया आज के सत्र में। वायदा में पीआई इंडस्ट्रीज, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, 7% नीचे, नतीजे बिल्कुल भी भाई नहीं, और खराब पे खराब ये क्वार्टर पेश कर रहा है। गोथ्रे फिलिप देखिए 3.5% नीचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में तगड़ी पिटाई आज, 3% की करीब, और पीछे इलेक्ट्रोप्लास्ट पूरा ईएमसी स्पेस, ईएमएस स्पेस देखे तो जहाँ पर पेन देखने को मिल रहा है, 2% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये तो बात हो गई ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। आज हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और अरुण कुमार मंत्री जी। 2:20 पर नूपुर बताएंगे कि पावर थीम में करंट क्यों है, साथ ही बताएंगी पीआई इंडस्ट्रीज का शेयर आज एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों बना। 2:30 बजे हॉर्मास फतह कैसे समझेंगे कि बोफा के ग्लोबल फंड मैनेजर्स सर्वे में क्या निकला है। 2:35 पर यश जैन से समझेंगे इंश्योरेंस
डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म पर IRDAI चेयरमैन क्या कह रहे हैं। 2:40 पर बाजार और कमाई के मौके पर खास बातचीत करेंगे केडियानोमिक्स के सुशील केडिया से। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर मंगलम से समझेंगे ITC के नतीजे कैसे रह सकते हैं। नुपुर बताएंगे गेल और नायका के नतीजों का अनुमान, साथ ही कंचन से समझेंगे और बिंदु फार्मा के नतीजों का अनुमान। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जी। 3:10 पे अनुज जी से स्ट्रैटेजी। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक। 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए, पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे आज की ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आज का जो ट्रेड जो पसंद है मुझे वो है ABB ना। ABB का बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 7 दिनों का, और आज जो पहला दिन है बेस बनने के बाद एक अपमूव मिला है। ट्रेड करा है 6540 पर ABB। स्टॉप लगाना चाहिए 6445 जहां पर एक ब्रेकआउट बना है या, और टारगेट फिर रहेगा मेरे ख्याल से करीब 6700 या 6700 टारगेट के लिए ले सकते हैं ABB। ओके, करीब 150 रुपए का बड़ा स्विंग एक्सपेक्ट करें प्रकाश जी यहाँ पे। 6541 पे बाय, 6700 का लक्ष्य यहाँ पे। ABB कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अरुण गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। वीरेंद्र जी, पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो JSW एनर्जी में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम मॉर्निंग के सेशन से और नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो JSW एनर्जी को एज ए पोजिशनल ट्रेड बाय करके चल सकते हैं। 528 का स्टॉप लॉस लगाएं। 549 तक के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। JSW एनर्जी पसंद आ रहा है अरुण जी को। राजेश पालवेज जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक को देखें तो एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से एक स्टेबल स्ट्रक्चर इस वोलेटाइल मार्केट में स्टॉक ने डिस्प्ले किया है पिछले कई हफ्तों से, यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। और हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप है यहाँ पे 142 145 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह रहेगी। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 129 के आसपास। ओके, संवर्धन मदरसन। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, आई थिंक DLF पे ध्यान देना चाहिए। DLF लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। इस टाइम स्टॉक अपने 10-20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है 10-20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 574 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 600 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 580 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 10-11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 20 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके, यहाँ पे 10 का कॉल भी आप ले सकते हैं, मतलब 10.50 पे ट्रेड कर रहा है। 580 का स्ट्राइक, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, ये याद रखिएगा, ये फेवर में होता है बायर के शॉर्ट कवरिंग। अब चलता है विकास के पास। विकास गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मुझे लगता है कि NTPC यहाँ पे 50 DMA का एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है, और एक डेली चार्ट पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 410 के टारगेट यहाँ पे मुझे NTPC में आते हुए देखने मिल रहा है। 384 का एक इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिला था, तो 384 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 410 के टारगेट। ओके, NTPC खरीदारी की राय, ये भी अच्छा करता हुआ काउंटर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, अब इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, इस मूड माहौल में कौन सा स्टॉक भा रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। और धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी हिंडाल्को नोवालिस को लेकर के कुछ खबरें भी थी, लेकिन अपने आप को संभाले हुआ है हिंडाल्को और अपने जीवन के मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्तर के करीब चल रहा है। बाजार की ये दुर्दशा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने आप को संभाल के ऊपर के तरफ के दायरे और रास्ते ढूंढते हैं। तो हिंडाल्को पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं।
हिंडाल्को पसंद आ रहा है, गौरांग जी को रखे रडार पर। टेक्निकल कॉल्स और साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया है। एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लें। गाबासन ने एबीबी चुना है। पूरे इस थीम में स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, तो खरीदारी कीजिए। 6700 तक के स्तर देख रहे वो, 6445 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ ही जा रहे हैं। एनर्जी स्पेस में दमखम 549 का टारगेट है और 529 का स्टॉप लॉस लगाना है। पालवे जी ने कहा है कि संवर्धना मदरसन में स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे भी खरीदारी कीजिए। 145 का टारगेट है, 129 का स्टॉप लॉस। सभी बाय साइड की ट्रेड है। मानस जी रियल्टी पैक से डीएलएफ चुन रहे हैं। यहाँ पर आज तेजी है। डीएलएफ में 600 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 574 का स्टॉप लॉस लगाइए। विकास जी ने कहा है कि एनटीपीसी अगेन एनर्जी स्पेस से बाहर आए उनको, और 410 का टारगेट है, 384 का स्टॉप लॉस। और गौरांग जी ने हिंडाल्को चुना है। नोवेलिस के नतीजे आए, अच्छे लगे मार्केट को हिंडाल्को ऊपर, और खरीदारी की राय इन स्तरों पर लंबी अवधि के नजरिए से हिंडाल्को रडार पर। निफ्टी इन ग्रीन 45 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी अब इन ग्रीन आया है, 45 अंक ऊपर। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखते हैं स्क्रीन पर। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, एक बार रखिएगा। सर देखिए एक्सिस एसबीआई, इनफैक्ट एसबीआई ने थोड़ी यहाँ पर सेंटिमेंट सुधारने की कोशिश की है। निचले स्तरों से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो सुबह भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ये एसबीआई को लेकर, आपने कहा था कि मौका है, धीरे धीरे करके इसमें अभी आप निवेश कर सकते हैं, और आज रिकवरी भी ठीक ठाक हुई है। देखिए श्रेया, मैं ना एक चीज़ बताऊं, मैं स्क्रीन देखकर अपना व्यू नहीं बदलता हूँ ना। एसबीआई पर मेरा व्यू अभी भी वही है। बीच बीच में इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग आती है और वो आएंगी भी, लेकिन इस समय आपको एज ए ट्रेडर नहीं, आपको एज एन एसआईपी इन्वेस्टर बन के काम करना होगा। क्या आज का लो टूटने का रिस्क है? बिल्कुल है। अगर मार्केट आगे यहाँ से और गिरा और अगर क्रूड वापस ऊपर आया और डॉलर रुपये में और प्रेशर आया, ये लो टूट जाएगा, ठीक है, या टूटने का रिस्क रहेगा। तो ठीक है, आज कवरिंग आ गई, ऐसे बीच बीच में कवरिंग आती रहेगी। लेकिन इशू ये है कि अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो बहुत कम इस तरीके के फेजेस आए हैं जिसमें एसबीआई ने आपको मौके दिए री एंट्री के। ये वो वाला री एंट्री वाला मौका है। आपकी बस अगर छूट गई है तो एक दोबारा आपको मौका दे रही है वापस लेने की। इसका ट्रेंड देखिए आप, और अब एक ट्रेंड लाइन के लेवल के करीब आए तो वहाँ से फिर रिकवरी आ सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी नियर टर्म में ओवरसोल्ड हो गया तो इसके लिए बाइंग आ गई। लेकिन व्यू मेरा अभी भी वही है जो सुबह था, बिना प्राइस देखे हुए, कि नियर टर्म में प्रेशर है, चैलेंजेस हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक पोर्टफोलियो में वापस लेने लायक स्टॉक है। चलिए एक काम करते हैं, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी थीम की, पावर स्टॉक्स। ज़बरदस्त तेज़ी है यहाँ पर, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सभी थीम्स ज़ोरदार चल रही हैं। आखिर क्यों है इतनी पावर आज के पावर स्टॉक्स में, ये नूपुर से समझते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो इंडस्ट्री की बात करते हैं और फिर स्टॉक स्पेसिफिक भी ऑर्डर बुक चेक करेंगे। इंडस्ट्री की बात करें तो रिन्यूएबल पुश से जो ट्रांसमिशन की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यही रीज़न है कि सारे के सारे पावर स्टॉक्स, साथ ही साथ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए दिखे। HVDC, ट्रांसफार्मर, GIC मांग देखें तो आपको रिकॉर्ड लेवल पर नजर आएगी। पावर ग्रिड केपेक्स साइकिल से फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है इन कंपनीज़ को, और इन सारी कंपनीज़ की जो ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड लेवल पर फिलहाल आपको आती हुई नजर आए। और Q4 के नतीजे भी इन कंपनीज के काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। GE वर्नोवा की ही बात कर लेते हैं। हाल ही में इसके नतीजे आते हुए दिखे। रेवेन्यू में 42% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको दिखेगी। मुनाफा 90% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 27% के ऊपर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। HVDC प्रोजेक्ट का जो बड़ा सपोर्ट मिला है, 13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का यहाँ पे बैकलॉग है कंपनी के पास। रिकॉर्ड लेवल पे आपको ऑर्डर बुक बैकलॉग नजर आ रहे, तो विजिबिलिटी रेवेन्यूज की काफ़ी सपोर्टिव हो जाती है। ट्रांसफार्मर सेक्टर में क्षमता बढ़ोतरी कंपनी तक की जो है वो जारी है, तो पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। सीमेंस एनर्जी की बात करें तो दमदार ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पर भी देखने को मिला है। 15,000 करोड़ के करीब ऑर्डर्स यहाँ पे आते हुए नजर आए। ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने की तैयारी कंपनी कर रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज से जो FY27 को जो है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। CG पावर, इस कंपनी की बात करें तो Q4 का मुनाफा 32% यहाँ पर बढ़ते हुए दिखा था। पावर सिस्टम की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। 15,800 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पर भी है।
ट्रांसफार्मर क्षमता देखें तो 2 गुना करने का यहाँ पे प्लान है। सेमीकंडक्टर बिजनेस से भी एक जो है सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। हिताची एनर्जी, इस स्टॉक की बात करें तो 765 केवी ग्रिड ऑर्डर से मंजूरी मिल चुकी है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन थीम से फ़ायदा मिलेगा। HVDC और स्मार्ट ग्रिड से भरपूर मौके इस कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे। बड़े ग्रिड और ऑर्डर से हाई एंड टेक सेगमेंट भी जो है वो मजबूती की तरफ ही आपको नजर आएगा। GE पावर सर्विसेज और EPC ऑर्डर इसके भी काफ़ी मजबूत है। 1218 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग FY26 के एंड पर देखने को मिला था। थर्मल ग्रिड प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पर भी ऑर्डर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब एक साल का मोमेंट देखते हैं इन सारे स्टॉक्स का। सबसे पहले GE वर्नोवा 150% आपको ऊपर दिखेगा पिछले एक साल में, और वैल्यूएशन देखिए 70 के PE पे ये कारोबार करता है। सीमेंस एनर्जी 31% का रिटर्न दिया, लेकिन 65 के वैल्यू पे ये भी काम करता है 1 ईयर फॉरवर्ड के प्राइस टू अर्निंग से। CG पावर 22% के रिटर्न पिछले एक साल में, 61 टाइम पर ये स्टॉक ट्रेड करता है। हिताची एनर्जी की बात करें तो 120% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स यहाँ पर भी आते हुए दिखे 130 के PE पे, और GE पावर 170% ऊपर है पिछले एक साल में और 13 टाइम। हालांकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन GE वर्नोवा जो आज सबसे ज़्यादा तेजी दिखा रहा है वो भी हाईली वैल्यूड स्टॉक है। रुपये बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेगमेंट पे ये प्रकाश डालने के लिए। इसमें कोई राय नहीं है। अगर आप पिछले 3 महीने पीछे मुड़ के देखें, 4 महीने पीछे मुड़ के देखें, मुझे याद आता है जब बजट आया था तो उसके बाद एक थीम बहुत मशहूर हुई थी, दैट वाज आई थिंक डेटा सेंटर, और उसके बाद एक ये। गौरांग जी, अभी आपने नुपुर को सुना, सारे वैल्यूएशन को समझा, ग्रोथ को समझा, रिटर्न्स को समझा, और ये स्टॉक्स पहले भी अच्छा कर रहे थे। आई लुक एट हिताची, लुक एट GE, लुक एट सीमेंस एनर्जी, पहले भी अच्छा कर रहे थे। बट इस ऑयल शॉक के बाद, मेरे ख्याल से 2008 के बाद इतना बड़ा गंभीर ऑयल शॉक हमने अब देखा है। हमने जितने भी विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा है कि वाकई इस स्पेस को अपने पोर्टफोलियो में आपको एक सब्सटेंशियल स्पेस देना चाहिए। अगर आपको देना हो तो आप 2 स्टॉक्स या फिर 3 स्टॉक्स कौन से पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए, पहले तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा और देशवासियों से प्रार्थना की, निवेदन किया, और जिस प्रकार से निर्भरता, अब अगर ये परिस्थिति हम 15-20 साल पहले पहचान जाते तो शायद आज सूरत हाल कुछ और ही होती हमारे देश की। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए वीरेंद्र। और संजोग से आज का जो मझौला निवेश का शेयर जो है वो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो हम जब बात करेंगे तब बताएंगे। लेकिन हाँ, ABB, हिताची एनर्जी, CG पावर, कमिंस, कुछ हद तक जो L&T का कारोबार ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स को लेकर के, वो भी पसंद आता है। और हमें लग रहा है कि ये मात्र एक शुरुआत है वीरेंद्र, और जिस प्रकार से ऊर्जा की खपत हम और आप निजी तौर पर भी करते हैं, अब आगे जा करके बड़ी बड़ी क्षमता उत्पादन की खड़ी होगी। GCC सेंटर्स हम खड़े करने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स की हम बात करें, इस सब में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और आधुनिक ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां, अभी जो नाम हम बातचीत कर रहे हैं, इन सब का योगदान बहुत ही जरूरी होगा। और ये क्षेत्र, मुझे लग रहा है कि अगर मुझे इस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी हो पायदान पर, तो मैं पहले पायदान पर वित्तीय क्षेत्र आएगा और दूसरे पायदान पर ये ऊर्जा उत्पादन, वितरीकरण और उपकरण क्षेत्र आएगा। ओके, तो ये हमने समझ लिया गौरांग सर का व्यू पूरे पावर स्पेस को, और साथ ही कौन कौन से स्पेस पर उनका पॉजिटिव नज़रिया है। अच्छा, वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। पहले कैश कॉल्स लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गाबसर, विकास जी और राजेश पालवी से हम कैश कॉल्स लेंगे। तो गाबसर, शुरुआत कीजिए आपसे। कैश में कौन सा काउंटर? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है सनसेरा। सनसेरा ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा बेस बना है करीब 6 दिन का। यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बना है और ट्रेड करे करीब 2474 पर। इसका स्टॉप लगाना चाहिए 2430, टारगेट होना चाहिए 2550। स्पिलओवर ट्रेड कल के लिए हो सकता है सनसेरा। ओके, सनसेरा अगर आप देखें, आपका यहाँ पे कैश कॉल है। विकास, आपका ट्रेड करेगा कैश में?
जी, मेरा कैश कॉल रहेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 896 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है एक शार्प अपमूव देखने मिलेगा, 930 का टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो बेस बन चुका है वो 882 का है, तो 882 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 930 के टारगेट। ओके, मेन बात संवर्धन मदरसन के नंबर्स आ गए हैं, कुछ देर में एनालाइज करेंगे इनको। एबिडा नंबर काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3790 करोड़ का 3316 का अनुमान था और हिसाब से ये नंबर अच्छा है और अच्छा मूव आ रहा है स्टॉक में। और देखते हैं कुछ वन ऑफ है या नहीं है, क्योंकि प्राइम ऑफिस नंबर अच्छा लग रहा है। लेकिन राजेश पालवे जी के पास चलते हैं कैश कॉल के लिए। राजेश जी, आपकी कॉल। तो कैश सेगमेंट में हमें लगता है यहाँ पे बैंकिंग स्पेस से केटी के बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में जो एक करेक्शन देखा था इनलाइन विद ऑल बैंकिंग स्टॉक, ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही स्टॉक ने एग्जैक्ट सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम वापस बनाया है और 20 डे मूविंग एवरेज को सरपास करने में कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है ये जिस तरीके से इसके वीकली मंथली स्ट्रक्चर बने हुए, ये कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में टारगेट करीब 280-85 की तरफ, ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 256 रुपए के आसपास। मेन वाइल संवर्धन के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली, बिकॉज इनकम 32,900 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, उसके सामने 34,300 करोड़ की आई है। और ईयर ऑन ईयर भी नंबर अच्छा लगेगा। इसके अलावा प्रॉफिट 1497 करोड़ का है, 1309 करोड़ का एस्टिमेट था, तो उस हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा नंबर है। एबिडा का नंबर 3790 करोड़ है, 3316 का एस्टिमेट था, तो एक टॉप डाउन बीट आपको देखने को मिल रही है। मार्जिन का नंबर भी एक्चुअली 11.05% पर, जहाँ पर कि 10.1% का एस्टिमेट था, तो उस हिसाब से ये चारों के चारों नंबर अब तक तो अच्छे लग रहे हैं। अभी कुछ देर में शायद उनकी आगे को लेकर कमेंट्री आएगी और थोड़ा सा एक कॉन कॉल में जो बात होगी वो होगी, लेकिन अभी के लिए जो नंबर्स आए हैं काफ़ी शानदार हैं और इस वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी रैली बन रही है। 2647 करोड़ से बढ़कर 3790 करोड़ का एबिडा और प्रॉफिट में भी अच्छा जंप है, 1309 से बढ़कर 1309 का एस्टिमेट था, 1497 करोड़ का, तो अच्छी बीट है इसकी पे। और जबकि लेबर कोड के चलते खर्च हुआ है, उसके बावजूद तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट इसको काफ़ी पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि एबिडा मार्जिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 9% से बढ़कर 11.05 पर आया है और जो एस्टिमेट था उसके मुकाबले कहीं बेहतर ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए बात कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टॉक में एक अच्छा जंप भी आ रहा है और करीब 2.25% के करीब अच्छा ही मूव आ रहा है इसमें। गौरांग जी, क्या व्यू रहेगा संवर्धन मदरसन पर आपका? फंडामेंटली कवरेज है क्या? बिल्कुल है अनुज भाई, और इस कंपनी का जो कारोबार वो हमारे स्थानीय भारत में तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा कारोबार इनका विदेशों में भी है। तो वो जो डॉलर रूपी का इक्वेशन जो है ना अनुज भाई, उसका भी फायदा उन सब कंपनियों को पड़ेगा जिनके पास डॉलर की आय होती है। और एक बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन ऑफ आइटम नहीं है, अनुमान से बेहतर ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। खरीदारी की राय है। अब लक्ष्यांक में परिवर्तन, हमारी टीम को थोड़ा समय लगेगा नतीजों को समझने के लिए और उस पर परिवर्तन करने के लिए, लेकिन खरीदारी की राय है मदरसन पर, संवर्धन मदरसन पर। गाबा सर, आपका क्या व्यू होगा टेक्निकली मदरसन पर? आई थिंक इट्स गुड। सेटअप तो सही है, सेटअप सही है, तो मतलब कह सकते हैं कि 133.50 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 132 का, ठीक है, 1-1.5 रुपए का ज्यादा भी नहीं है। अगर यहाँ से एक अपमूव मिला ना, एक बार 136 137 पार कर रहे तो 150 की तरफ लगता है। सेटअप के हिसाब से लगता है हायर टाइम फ्रेम में एक रनिंग करेक्शन, उसके हिसाब से लगता है अपमूव ऑन है। स्टॉप डीप चाहिए 125 का एंड प्ले इट लॉन्ग मदरसन। संवर्धना मदरसन नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और स्टॉक में वैसे रिएक्शन भी डेज हाई पर कर रहा है कामकाज, 0.2% की तेजी के साथ। फंडामेंटली भी साउंड और टेक्निकली भी साउंड नजर आ रहा है। ये तो बात हो गई जिन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन दूसरी ओर देखिए पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर आएगा चार्ट स्क्रीन पर। 7% से ज़्यादा का डेंट आज के सत्र में, वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। एक्सीडेंट ऑफ द डे आज के सत्र में नतीजे आए, नतीजे खराब, और कंपनी ने महारत हासिल कर ली है खराब नतीजे पेश करने की। एक बार फिर से डिटेल में समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, बताइए पीआई इंडस्ट्रीज।
बिल्कुल सही कहा श्रेया आपने। महारत हासिल की है कमज़ोर नतीजों के चलते। यहाँ पर पिछले 9 क्वार्टर का एनालिसिस करेंगे तो 7 क्वार्टर में तो अनुमान से खराब ही नतीजे कंपनी ने पेश किए। रेवेन्यू के तौर पर 12% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिली है। वाई आधार पर कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 40% की कमज़ोरी आपको वहाँ पर नजर आएगी। मार्जिन 23% का अनुमान था, 21.5% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखें तो ऑलमोस्ट 40% की कमज़ोरी वहाँ पर भी देखने को मिली है। अनुमान से कंपेयर करें तो 15% की कमजोरी आती हुई नजर आई है। 15% से कम यहाँ पे कंपनी ने जो रिपोर्टेड नंबर्स दिए वो आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट कंपनी का जो एग्रोकेमिकल का बिजनेस है वहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली है। 15% की कमजोरी वहाँ पर भी आती हुई नजर आई है और साथ ही साथ डोमेस्टिक कारोबार देखें तो 9% की कमजोरी वहाँ पर भी देखने को मिले। इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी ऊपर के हैं जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आउटलुक भी इतना कोई खास नहीं था मैनेजमेंट की तरफ से। उनका कहना है कि इनपुट प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है पश्चिम एशिया का जो तनाव है उसकी वजह से, और आगे चल के प्राइसिंग पर प्रेशर देखने को मिलेगा। H2 FY27 के लिए सतर्कता के लिए थोड़ा पॉजिटिव भी दिया है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि उनके FY27 में 5 नए मॉलिक्यूल्स जो है वो आते हुए दिखेंगे और ग्रोथ को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन खराब प्रदर्शन है और पहली तिमाही नहीं है, 7वीं तिमाही है जहां पे खराब प्रदर्शन रहा है। जी हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज आज का एक्सचेंज ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 8% डाउन और 2884 के जोन में डीलो पे ट्रेड करता हुआ। खैर, अब इस एक्सचेंज ऑफ द डे से बाहर निकलते हैं। मार्केट है 23659, निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्टरी को मैच कर चुका है। अब चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुका है हमारे साथ। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? नमस्कार। देखिए, मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे सीजी पार पे। सीजी पार में लगभग 20 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और पिछले 7-8 दिनों का लोअर टॉप लोअर बॉटम भी निगेट हो चुका है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो नीचे में पुट राइटिंग बन रही है और लॉन्ग के बिल्डअप भी यहाँ पे बन रहा है। हल्का सा फॉलो आता है, स्टॉक अपनी न्यू टेरिटरी में जाएगा क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो सीजी पार पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से देखें तो 834 के आसपास का सपोर्ट होगा, ऊपर में 877 के टारगेट के लिए। एनर्जी दिखाइएगा। आज सुबह के शो में हमने जब कॉल्स ली थी तो आशीष चतुर्मोहता ने ये पिक दी थी तब, और सुबह एकदम फ्लैट था। पूरी की पूरी रैली जो है वो स्क्रीन पर प्ले हुई है। 9% का मूव है। उनका 3600 का टारगेट, ध्यान रखिएगा वो उनके टारगेट जो है वो लंबे टाइम फ्रेम के थे, लेकिन एकदम फ्लैट था जिस समय एक कॉल ली गई थी। और देखिए CNBC आवाज़ पर आपको कैश और एफनो दोनों में श्रेया इस तरीके के अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो, और स्टेबल ट्रेड्स मिलते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अच्छे स्टॉक्स पर ट्रेड्स मिलते हैं। कैश मार्केट में खास तौर से ज़रूरी है अच्छे स्टॉक्स चुने जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पर। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, ब्रेंट का भाव या AI बबल, इस समय बहुत कुछ फंड मैनेजर्स के दिमाग में चल रहा है। बोफा का एक ग्लोबल फंड मैनेजर्स का सर्वे होता है जो मैंने जब से अपना करियर शुरुआत किया 2003 से एक सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। एक जैसे कहते हैं कि एक सभी सर्वेस का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है। क्या निकला इस सर्वे में, हॉर्मास से समझ लेते हैं। हॉर्मास बताइए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे आया है बैंक ऑफ अमेरिका का और हर महीने ये सर्वे करते हैं। इस महीने उन्होंने 200 फंड मैनेजर्स को 8 और 14 मई के बीच कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और ये सारे फंड मैनेजर्स जो है लगभग $500 बिलियन से ज़्यादा के एसेट्स जो है मैनेज करते हैं। सबसे पहला सवाल जो फंड मैनेजर्स से पूछा गया कि बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क क्या है। 40% फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि महंगाई का दोबारा लौट कर आना बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क होगी। जियोपॉलिटिक्स और बॉन्ड डील्स जो है वो बाद में आते हैं। अब अगर बात करें कच्चे तेल की तो कीमतें अभी भी $100 के ऊपर बनी हुई है, लेकिन केवल 7% फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि साल आते आते या अगले 12 महीनों में तेल की कीमतें $100 से ऊपर बनी रहेंगी। 45% ये मानते हैं कि $80 से $90 और 23% फंड मैनेजर्स $70 से $80 के बीच की रेंज का कयास लगा रहे हैं। अब आगे अगर बढ़े तो बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त एक चर्चा का विषय है और 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स जो है 2008 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है और 62% फंड मैनेजर्स ये मान रहे हैं कि ये 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो इस वक्त 5.25% के आसपास है अगले 12 महीनों में 6% तक जा सकती है और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। पिछले कई महीनों से हम एक और सवाल पूछते आ रहे हैं कि क्या AI के स्टॉक्स बबल में है या नहीं। फंड मैनेजर से भी ये सवाल पूछा गया और बिल्कुल डिवाइडेड ओपिनियन आया है। 40% हाँ कह रहे हैं जबकि 50% कह रहे हैं कि AI के स्टॉक्स बबल में नहीं है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फंड मैनेजर्स अपना पैसा लगा रहे हैं? इक्विटीज में तो लगा ही रहे
रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, बैंक्स, टेलीकॉम, यूएस के बाजारों में अपने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कैश एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर वो अंडरवेट है। बॉन्ड्स में वो अंडरवेट है, जापान के बाजारों में वो अंडरवेट है, यूरोजोन पर स्टेपल्स, डिस्क्रिशनरी, रीट्स, इन सारे सेगमेंट्स में फंड मैनेजर्स जो है अंडरवेट है। एक इंटरेस्टिंग सर्वे बोफा का, दो बड़े टेकअवेज इस सर्वे से निकल कर आते हैं कि तेल नहीं बल्कि तेल की वजह से होने वाली महंगाई एक बड़ा रिस्क है बाजार के लिए, और अभी भी 50% फंड मैनेजर्स ये मान रहे हैं कि एआई के स्टॉक्स बबल में नहीं है। शुक्रिया और मास जानकारी के लिए। ये बोफा फंड मैनेजर्स का सर्वे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने बताया सर, ये सर्वे होता है, काफ़ी कुछ इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक तो मेरी नजर गई कि 62% लोग ये मान के चल रहे हैं कि 6% के करीब करीब बॉन्ड यील्ड रह सकता है। एक बड़ा रिस्क होगा, और इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं डेंट डालेगी बाजार पर। कितना इंपॉर्टेंट ये सर्वे सर? देखिए 6% अगर बॉन्ड यील्ड चली गई ना श्रेया, तो जिन्होंने सर्वे किया है उनको ये सर्वे करना पड़ेगा कि हमें अगली नौकरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि उनकी नौकरी भी नहीं रहेगी अगर 6% बॉन्ड यील्ड चली गई। तो मतलब 6% बॉन्ड यील्ड मतलब बहुत एकदम रिसेशन वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जब हम उस लेवल पे पहुँच जाए ना जहाँ हम $200 क्रूड, 6% की बॉन्ड यील्ड, 5 लाख का सोना, 5 लाख का बिटकॉइन, जब इस तरीके की चीज़ें होने लग जाए ना, तो मतलब आप इक्विटीज़ में बॉटम के काफ़ी करीब है। इक्विटीज़ की कोई बात नहीं करना चाहता, बाकी सब चीज़ों की बात हो रही है। तो नॉर्मली, और यही मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपको और भले नियर टर्म में पेन झेलना पड़े, लेकिन इस साल जो भी इक्विटीज़ में लगातार पैसा डालेगा, अगले 2-3 साल में बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये मार्केट फैक्टर इन कर लेता है। और एक स्टेज के बाद आकर जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, और वो कुछ ना कुछ एक्शन लेती हैं, और ये मेरी होप रहेगी कि ऐसा कुछ ना कुछ एक्शन होगा। चलिए एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे चंदन जी से, मानस जी से, अरुण जी से। चंदन जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। फोकस करूंगा सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स काउंटर पे, और यहाँ पे मैं क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। लग रहा है कि पिछले 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और एक नया मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ इसकी 5400 की एट द मनी कॉल पर, जिसको खरीदारी के मौके रहेंगे। एज ऑफ नाउ आप देखें तो इसमें लगभग 88-90 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। खरीदारी की सलाह होगी, सपोर्ट रहेगा 75 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 125 के। ओके, कमेंट्स की 5400 की कॉल, अभी इसका जिक्र मैं कर रहा था शुरू में, बहुत अच्छा बिल्डअप था इस स्टॉक में, शॉर्ट कवरिंग थी। अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपका ऑप्शन ट्रेड। वीरेंद्र जी, जिस तरह से हमने लोअर लेवल से CDSL में रिकवरी देखी है, उसको देख के लग रहा है कि CDSL तैयार है 20 डे और उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। इसलिए CDSL का 1220 का कॉल ऑप्शन जो करीब 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 14 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 30 रुपए के सेट करने हैं। CDSL ये माइनस जो कि पिक हो गए। अरुण जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? श्रेया जी, 40s में काफी अच्छे एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक 980 के ब्रेकआउट के आसपास भी स्टॉक खड़ा है। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट कल के सेशन में आपको शायद देखने को मिले, तो 980 के कॉल को लेने की सलाह रहेगी। 16.5 साढ़े के आसपास चल रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 24 तक के टारगेट्स 980 के कॉल में आ सकते हैं। तो 40s को 980 के कॉल को लेके चल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की। IRDAI चीफ का एक इंटरव्यू है हमारे सिस्टर चैनल पर, अजय सेठ का पहला इंटरव्यू, और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा जो बातें कही उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यश से, यश क्विकली बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। अनुज, आपने जैसे कहा ये IRDAI चेयरमैन का पहला इंटरव्यू है, और आज इंश्योरेंस सेक्टर में मार्केट को 3 सबसे ज़्यादा चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहली है डिस्ट्रीब्यूशन या कमीशन रेगुलेशंस, जो IRDAI रेगुलेशंस लाने वाला है कमीशंस को कम करने के लिए। दूसरा, बीमा सुगम कब लॉन्च होगा, क्या प्राइसिंग होगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, और तीसरा पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री। तीनों चीज़ों पे IRDAI चेयरमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी दी है। मैं शुरू करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स या कमीशन रेगुलेशन से। IRDAI चेयरमैन ने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि अगले 3 हफ्तों में, मैक्सिमम 4 हफ्तों में वो कंसल्टेशन पेपर जो है, ड्राफ्ट पेपर, वो रेगुलेटर के द्वारा आता दिखेगा, जिसमें IRDAI एक फ्रेमवर्क तय करता दिखेगा कि इंश्योरेंस कमीशंस और डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स
किस डायरेक्शन में जाने चाहिए और किस तरह उनमें चेंजेस आने चाहिए। दूसरा, बीमा सुगम। IRDAI चेयरमैन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीमा सुगम का एक मूल उद्देश्य काफ़ी सस्ता इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। बीमा सुगम बेटर प्राइस डिस्कवरी अलाउ करेगा, बेटर प्रोडक्ट डिस्कवरी अलाउ करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में दिया है, और वो ये दिया है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इंश्योरेंस के, वो प्राइसिंग डिक्टेट नहीं कर सकते। वो ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो प्राइसिंग पे एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकता है, दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म पे या दूसरे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास उससे नीचे नहीं बिक सकता। ये एक फ्री मार्केट है जहां पे इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए और प्राइस डिक्टेट कोई नहीं कर सकता, और वो एक एंटी कॉम्पिटिशन है। तीसरा, पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री, जो कि डेटा बैंक होगा बीमा सुगम का। IRDAI चेयरमैन ने बहुत क्लियरली कहा है कि इसका भी कंसल्टेशन पेपर मिड जून तक आता दिखेगा, और ये इंश्योरेंस कंपनीज को पॉलिसीज अंडरराइट करने में बहुत मदद करेगा। ऑलराइट, चलिए यश, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। और थोड़ा आपके व्यूअर्स ने मिस किया आपको, जो एक थोड़ा बीच का ब्रेक रहा था, तो काफ़ी रिफ्रेश लग रहे हैं आप। बताइए इस समय आपकी बड़ी कॉल क्या है, और ख़ास तौर से जो US इंटरेस्ट रेट्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हो रही है, इस पर आपकी बिग कॉल क्या है इस समय? PCR से मेरा अनुरोध है, जो मेरे स्क्रीन से चार्ट अगर शेयर्ड है तो हम सीधे इस चार्ट को देखते हैं। देखिए अनुज जी, अपनी बात हुई थी US इंटरेस्ट रेट्स पे अक्टूबर 2025 में पहली बार, और हमने फिर रीएम्फसाइज किया था मार्च 2026 में, जब चारों तरफ सारी न्यूज फ्लो ओपिनियंस ये थी कि फेड को तो रेट घटानी ही पड़ेगी, और चार्ट कह रही थी कि रेट बढ़ेगी। तो अब वो रेट्स का जो उछाल अब आने लग गया है, अब वापस लोगों को जो आश्चर्य हो रहा है, तो ट्रेंड रेट्स का ऊपर की तरफ है। एक बार हम ओवरबॉट हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई डिप आ जाए बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपकी और श्रेया की बात सुन रहा था कि 6 का रेट हो गया, अगर 10 ईयर रेट तो नौकरी कहाँ मिलेगी। तो भाई साहब 2000 के साल के पहले तो 9 का भी रेट था। तो विस्मय होता है हमें, पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट जो अमेरिका करेगा, देखिए वॉर ने स्कैरसिटी क्रिएट की, अब इन्फ्लेशन जो है वो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करेगा, तो ये राइजिंग रेट्स की भी आदत पड़ जाएगी मुझे लगता है। तो रेट्स पे आउटलुक बिल्कुल बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। एवरी डिप ऑन द रेट्स इज अ बाय ऑन दैट। ओके, एवरी रेट डिप इज अ बाय। अब इसी से जोड़ दूं अगर मैं, तो ग्लोबल इंडिसेस को लेकर अब आपका क्या व्यू है, और निफ्टी को आप कैसे कोरिलेट करेंगे उससे? फिर ग्लोबल इंडिसेस पे जो अपनी 7-8 सप्ताह के ब्रेक के पहले की जो बात हुई थी कि एक न्यू हाई की जगह बचती है, वो आया है, और लास्ट 3-4 दिन में भी जो डिप्सा उसमें बना है, देखिए 3 महीने 4 महीने के टाइम होराइजन पर देखें तो ग्लोबल इंडिसेस थोड़ी सी वरीसम लगती है कि एक्सट्रीम ओवरबॉट है, और ये एक्सट्रीम ओवरबॉट मार्केट भी इट कीप्स ऑन ग्राइंडिंग। तो अगर मैंने बिल्कुल इंट्राडे लेवल की चार्ट्स को आज सवेरे सवेरे उठ के देखा, तो अभी भी अगले 2-5-7 दिन में वापस इंडिसेस, ग्लोबल इंडिसेस न्यू हाई मारे, मे बी दिस टाइम लेड बाय डैक्स, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी के साथ इसका जो कोरिलेशन है थोड़ा सा विचित्र, देखिए बाकी के विश्व के जो बाजार नई ऊंचाइयों को चूमते गए, निफ्टी नाराज सी होके साइडवेज सी पड़ी रही, तो लगता है निफ्टी एक कैचअप एक्ट कर सकता है। ये संभावना बनी रहेगी कि ग्लोबल मार्केट्स में अगले 10-15 दिन में एक पीक आउट होकर करेक्शन भी आए, तो जो निफ्टी चला ही नहीं है वो निफ्टी हो सकता है आउट ऑफ फेस चल जाए। घटते ग्लोबल मार्केट्स में निफ्टी घटना है, और बढ़ते ग्लोबल मार्केट्स में भी निफ्टी घटना है, दोनों बातें नहीं हो सकती। तो मैं निफ्टी को थोड़ा अलग लेके चल रहा हूं, और निफ्टी की इस पजल को सॉल्व करने के लिए अनुज, हमको जो बेटर पैरामीटर लगा कि जो आसान पड़ता है, दिमाग पे लोड कम पड़ता है, निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक को निचोड़ लो, और कितने स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पे कि कुछ शॉर्ट करके 4 पैसे मिल सकते हैं, तो वैसे 2-5 ही स्टॉक है घूम फिर के, बाकी सारे लेने के लायक ही है। तो इसलिए अगर इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता कि मंदी लग रही है अगर ग्लोबल मार्केट में, तो निफ्टी में से क्या बेचोगे? 5 स्टॉक है बेचने के, 45 स्टॉक है लेने के, तो घूम फिर के निफ्टी में जो भी वॉलेटिलिटी आ जाए, नॉइज आ जाए, आगे पीछे इसको ऊपर ही जाना है।
आगे पीछे ऊपर ही जाना है। अच्छा, एक और सवाल, एक तो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों के चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर एक डाइवर्जेंस जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ेगी? तो चलिए, ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पीसीआर से अनुरोध है बैंक निफ्टी की इस चार्ट को दिखाएं मेरे स्क्रीन से। तो अब देखिए, कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि लोग जब जजमेंटल होते हैं, ये संभव ही नहीं है। अपने आप को जीरो कर दो, खाली चार्ट को देखो, हम उस तरीके से चलते हैं कि आईटी और बैंक निफ्टी दोनों कैसे बढ़ेगी। आगे पीछे बढ़ सकती है, 4 दिन ये बढ़े, 4 दिन वो बढ़े, 4 दिन ये बढ़े, 4 दिन वो बढ़े। तो बैंक निफ्टी का जो मैप हमने प्लॉट किया हुआ है स्क्रीन पे, तो सुशील जी शायद म्यूट हो गया गलती से, उसको ठीक करें प्लीज। हाँ, ये म्यूट का बटन। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, तो अगली ये जो चाल अब बैंक निफ्टी की डेवलप होने लग गई। देखिए, नीचे के इस भाव से जो एक स्विंग आया और अब हम उसका करेक्शन करके हायर बॉटम बना चुके हैं। अंतोगत्वा साल के अंत तक, दिवाली नहीं तो क्रिसमस तक, अगर बैंक निफ्टी 65-66 हजार हो जाएगी, ये भविष्यवाणी नहीं है, इसके लिए हमने अपने मन को तैयार किया हुआ है। 65 हजार की बैंक निफ्टी जब तक आएगी तो निफ्टी हो सकता है, नाराजगी होगी लोगों को, वो हो, जो दिखता है वही कहना हमारा धर्म है। बैंक निफ्टी के, मैं निफ्टी के 30 हजार के टारगेट को भूला नहीं हूं। क्या आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। 50 ओवर के मैच में आपको लगता है कि एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, पर मैच के दौरान अनिश्चितताओं में उसके भी भाव फ्लक्चुएट होते हैं। कितने ओवर में गेम खत्म होगा और कितने रन से टीम जीतेगी, ये प्रेडिक्शन सिर्फ ट्रोलर्स कर सकते हैं या 2 लॉट निफ्टी की ट्रेडिंग करने वाले कर सकते हैं। जिनको ठीक से काम करना है वो ये 2-2 रुपए का हिसाब नहीं करते। लार्जर पिक्चर अभी भी वही मेंटेन्ड है, महीना 20 दिन आगे पीछे। 30-32 हजार की निफ्टी, 65 हजार की बैंक निफ्टी। अब दिसंबर में नहीं आएगा तो जनवरी में आ जाएगा। चार्ट अभी तक वही है, इसको बदलने की मुझे कोई आवश्यकता दिख नहीं रही है। ओके, बैंक निफ्टी पर ये व्यू हो गया सुशील जी आपका। अच्छा, मेरा सवाल कुछ स्पेसेस को लेकर है। आज एक बड़ी थीम चल रही है, ये पूरी पावर इक्विपमेंट और पावर स्पेस की थीम, और स्पेशली जब वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सर, तो हमने देखा था कि एनर्जी स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिली थी। पावर स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए अगर आप इस पूरे स्पेस से, तो कौन से स्टॉक्स आपको भा रहे हैं? तो ऐसी है कि गोइंग फॉरवर्ड में आपके चैनल पे भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे बात करूंगा। जो परेशान करने वाले लोग हैं वो नाहक झूठी शिकायतें लगाते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी नाराज होते हैं। तो हर सेक्टर पे 50 स्टॉक्स की तो बात अब संभव नहीं है, मैं 2-4 पे बात करूंगा। तो देखिए, एनर्जी और पावर दो अलग अलग बातें हो गई। अब हमारी एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पे जो लॉन्ग टर्म बाई है कि इसको ट्रेडिंग ही नहीं करना, वो लगातार चलते जा रहे हैं कि बढ़ते क्रूड के भाव में उनकी प्योर रिफाइनरीज की मार्जिन बढ़ रही है। एचपीसीएल, बीपीसीएल में हमने 2-2.5 साल के करेक्शन को जो कॉल आउट किया था, एक बड़ा राउंड गिरने के बाद छोटी रैली एक हो रही है। ओएनजीसी, ओआईएल बड़ी तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में छोटी मोटी करेक्शन बन सकती है। रिलायंस, एक बार जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वहां में 300 रुपए की चाल लगती है। तो जो गैस के स्टॉक्स हैं उनके अंदर में एक इतना बड़ा सिक्लिकल करेक्शन हो चुका है कि उसको एकदम डे टू डे मिडिल ईस्ट के वॉर से जोड़ना उचित शायद नहीं होगा। अब मैं अगर लौटता हूं पावर के स्टॉक्स पे, तो अलग अलग स्टॉक्स की देखिए अलग अलग लेवल तक की जो करेक्शंस बन चुकी हैं या सेटअप्स बन चुके हैं, तो अलग अलग पावर के स्टॉक्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अनुज, आपको याद होगा 3 साल पहले हमने जीटीएनडी पे 10 बैगर 20 बैगर की बात की थी। वो 10 बैगर होने के बाद भी रुक नहीं रहा, और यहाँ से भी अगर उसमें नया बाई है तो वो एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है, इट्स नॉट नेसेसरली पावर स्टोरी। और बाकी के जो पावर के स्टॉक्स हैं, जिसमें सीजी पावर पे हमारे यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स की बड़ी बाई कॉल है। एक चीज बीच में बोलना जरूरी है, देखिए श्रेया, जितने सारे स्टॉक्स पे हम बात करते हैं, जो डिस्क्लेमर है ना, जो सेबी की रिक्वायरमेंट है, 500 से ज्यादा स्टॉक्स को हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं और रेगुलरली हमारे क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। तो कोई सा ना कोई सा क्लाइंट किसी न किसी स्टॉक में बड़ी पोजीशन लेके बैठा होगा। तो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है कि अपनी जो टीवी पे वार्ता हो, आपके निवेशक, आपके दर्शक अपना अपना ड्यू डिलिजेंस करके काम करें। हम रॉन्ग राइट दोनों हो सकते हैं। तो पावर के स्टॉक्स में ब्रॉडली यहां से अपवर्ड थीम में सिर्फ 1-2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे हमारी चार्ट्स बड़ी नेगेटिव है। एक जैसे टाटा पावर पे हमारी चार्ट नेगेटिव है कि इसको हम कुछ भी हो जाए लेंगे नहीं, और इक्का दुक्का और कोई छोटा मोटा स्टॉक होगा। इन जनरल पावर के स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं। अनुज, आपका एक सवाल बाकी रह गया था आईटी पे, और जहां से बात थी कि बैंक निफ्टी और आईटी दोनों कैसे बढ़ेंगे। तो आईटी की सारी चार्ट्स सिंक्रोनाइज हो चुकी है, और सारी चार्ट्स करा करा के वही बात कह रही हैं जो एक जमाने पहले वो डायलॉग फेमस हुआ था, बच्चे की जान लोगे क्या। तो यहाँ से
यहाँ से अगर 1800 का 1700 का भाव वापस इन्फोसिस लौट जाए, 3200 टीसीएस लौट जाए और ये HCL टेक और टेक महिंद्रा यहाँ से 70-80% की चाल दे दे और छोटे वाले स्टॉक्स और बड़ी चाल दे दे, इस तरह की चार्ट का सेटअप है। एक बार तो हम उसी व्यू को लेकर के उसी हिसाब से अपने सारे क्लाइंट्स को पोजीशन करा चुके हैं और बदलाव की जरूरत होगी तो देखेंगे। एआई आ गया तो एआई के मौके भी आएंगे इनको, वो देखेंगे क्या होगा। पर आईटी पे भी बड़ी तेजी, बैंक्स में बड़ी तेजी है। ऑटो के स्टॉक्स के अंदर में आप अगर एक सिर्फ हीरो मोटो को आप सोया हुआ है और वो भी किसी भी टाइम ब्रेकआउट दे देगा, बजाज ऑटो लगा थोड़ा करेक्शन देगा, वापस 1000 पॉइंट की चाल आ गई, टाटा मोटर्स यहाँ से 550 हो जाए, मारुति 19,000 हो जाए, इस तरह के सारे कॉल्स इंटरनली हमारे यहाँ डिस्कस हुए हैं। टीवीएस मोटर इतना बढ़ गया, 2.5 साल पहले 500 का भाव था, आज 3,000 आ गया और फिर भी यहाँ से लगता है वापस अभी यहाँ से 500, 600, 700 रुपए, 30% और बढ़ जाएगा टीवीएस मोटर्स। तो अनुज अक्रॉस द बोर्ड बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको लेना घातक लग रहा है या जिनको उससे भी कमती स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको कोई शॉर्ट करके कमा ले। निफ्टी, बैंक निफ्टी का काम है वो परेशान कर रहे हैं, पर अंडरलाइंग इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े बड़े जूसी मूव्स के पैटर्न्स और सेटअप्स दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। सुशील जी, एक दो स्पेस और जिसमें लोअर लेवल से स्विंग्स विजिबल है। मैं हालांकि पहला प्रश्न ऑटो करता, लेकिन ऑटो पे आपने मोटे तौर पे कवरेज कर ली है तो उस पर लौटूंगा नहीं। एक एफएमसीजी बास्केट और एक डिफेंस, वहाँ आप HCL को देखिए अच्छा मूव, सोलार को देखिए अच्छा मूव, बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा होते रहे। एफएमसीजी और ये डिफेंस स्पेस, दो पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? यहाँ पे स्टॉक्स पे रुझान क्या है आपका? बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा है, दिल गदगद हो गया। हमने कल परसों में ही अपने क्लाइंट्स को राइट रेट किया, जो हमारी लॉन्गर टर्म कॉल है डिफेंस की, कि अब उनका करेक्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एक एमटार जो हमने 1200 से लिया था, सिर्फ उसमें एक हमारे यहाँ टेक प्रॉफिट कॉल आया है कि क्या पता 30-40% घट जाए। और सोलर इंडस्ट्री जो एकदम नीचे के भाव से लेके बैठे हैं, ऑलरेडी इतना बढ़ गया कि यहाँ से खाली 30-35% बढ़े तो नया ऐड नहीं करेंगे। पर सोलर में भी 22-24 हजार का जो टारगेट हमने डिस्कस किया था, चार्ट उसी दिशा में बढ़ रही है। उसके सिवा बाकी के जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं, समस्या ये हो गई कि दिमाग 1250 ग्राम का ही है और पैसे पॉकेट में उतने ही है, कौन कौन सा ले, सारे के सारे भाग जाएंगे लगता है। सबकी चार्ट्स इस तरह पोजीशनड है कि एक HAL में थोड़ा सा हमें संकोच लग रहा है कि झिझक के चलेगा, ये बहुत ज्यादा न चले। तो गार्डन रिच है, कोचिन है, कोई सा आप पकड़ लो, सब के सब यहाँ से डबल होते दिखते हैं। और FMCG पे अगर हम लौटे तो जो एशियन पेंट्स को सबने राइट ऑफ कर दिया, जिंदल आ गया, बिरला आ गया, एशियन पेंट्स खत्म। अपना कॉल जो था कि 3,3200 का भाव लौटेगा, हम उसके करीब आने लग गए, तो यहाँ से हम उसको होल्ड करेंगे, नई बाइंग नहीं है। हिंदुस्तान लीवर ने जो 7 साल रिटर्न नहीं दिया और अपने व्यू लिया था कि 3200 हो जाएगा, अब वो कंसोलिडेट होकर 2400 का ब्रेकआउट दे गया है। तो टाटा कंज्यूमर हो, एक सिर्फ नेस्ले ने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया, एक बड़ा स्पाइक आ गया, छोटा मोटा करेक्शन देगा। तो FMCG के भी स्पेस में बेसिकली आप ले लेके ही पैसे कमाएंगे और मोटे पैसे बनेंगे। हो सकता है कोलगेट में अगले 2 साल में भाव डबल या 2.5 गुना हो जाए, वैसा सेटअप आने लग गया। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग साइज की चाल है। अब ITC जिसको बिल्कुल कूट के रख दिया, राइट ऑफ कर दिया, 480 रुपए की पैकेट हो गई जो 340 की थी, चार्ट के ऊपर में सेटअप ही आ गया। साल भर के धीरज से कोई उठाए, रोज का सट्टा नहीं खेले तो 500 का भाव लगता है, और 2 साल के पर्सपेक्टिव में 700, 750 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे बड़ी बड़ी चाल है। जैसे ट्रेंड के अंदर में ग्रोथ ही नहीं है, 0 कर दो, अब ट्रेंड यहाँ से हमको लगता है 12,000 का भाव हो जाएगा 2 साल में। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर बात करेंगे आपसे आगे जाते हुए, बट आज जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आप आगे बढ़ते हैं अब और 4 का चौका इसकी शुरुआत कर लेते हैं। 4 का चौका में आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे चंदन जी से, फिर चलेंगे अरुण जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए हैं गौरांग जी हमारे साथ। तो चंदन जी आप शुरुआत करें, बताइए सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा CG पार के बारे में, जिसके बारे में अभी हम एक स्टॉक आइडिया के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं और ऑप्शन में भी मेरा मानना है कि इस काउंटर में अच्छा सेटअप है। 850 की कॉल है जो लगभग अभी 15 रुपए के आसपास चल रही है, वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 11 रुपए का, टारगेट बनेगा 22 रुपए का। CG पावर का 8 द मनी 850 के कॉल पे खरीदारी की सलाह होगी। मैं पावर का 850 का कॉल ऑप्शन लीजिए। एक बार अगली ट्रेड पर उससे पहले मार्केट लेकर आइए एक बार जरा, और देखिए किस शानदार तेजी में अब हम हैं। निफ्टी अब आ गया है 23,680 पर, ये डे हाई है इस समय,
और डे लो से करीब करीब 280 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन इस रिकवरी को लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी अपने इंट्राडे लो से करीब करीब 700 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर होकर, जी हाँ, 53,577 पर है। ये ऑलमोस्ट डे हाई है और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो जहाँ पर इस समय अच्छे मोमेंटम, अच्छे मूव्स बन रहे हैं। सिर्फ अगर आप निफ्टी के मूव्स देखेंगे कुछ स्टॉक्स के, रिलायंस तो ऑब्वियसली लीड कर ही रहा है। हमने बात भी की थी कि रिलायंस शायद साइन दे रहा है मार्केट की इस रिकवरी को लीड करने के। रिलायंस डे हाई पर आया, कोटक डे हाई पर आया, टाइटन, एक्सिस बैंक सभी डे हाई पर, और मार्केट इस समय श्रेया डे हाई पर। चलिए अगली कॉल लेते हैं। राइट सर, मार्केट डेज हाई पे है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, तो एफएनओ सुपरस्टार के लिए फिर अरुण जी कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? श्रेया जी, मेटल्स में अच्छा एक मोमेंटम है, इनफैक्ट नीचे से अच्छे रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं। हिंडाल्को के बाद मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 1270 के आसपास बना है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर को लेके चल सकते हैं। 1284 के आसपास चल रहा है, 1270 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 1303 से 1310 तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, तो एज अ बीटीएससी ट्रेड इसको लेके चले। 1270 का स्टॉप लॉस लगा है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील। मानस, आपका आज का चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए नैम इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नैम इंडिया बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1084 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 1150 के सेट करना है। अब चलते हैं गौरांग जी के पास, मिड कैप फंड के लिए। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं? तो जैसे अब कुछ समय पहले वीरेंद्र जी ने प्रश्न पूछा था ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, और हमने संजोग से बताया था कि आज पसंद की उसी क्षेत्र से, तो नाम है टोरेंट पावर। अनुज भाई, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और ये एक ऐसी पावर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है गुजरात स्थापित, जो काफी लंबे समय से कैश रिच और पावर सरप्लस है। यहाँ से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाएं। मिड कैप फंड में टोरेंट पावर पसंद आ रहा है गौरांग जी को। चौका चौका हो गया है। एक रिकैप, शुरुआत किया हमने सस्ता ऑप्शन के साथ, और चंदन जी ने सुझाया है सीजी पार 850 की कॉल लेनी है आपको, 22 का टारगेट है, 11 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के अरुण जी को भारा है जेएसडब्ल्यू स्टील, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 1310 के टारगेट है, 1270 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार मानस जी ने चुना है नैम इंडिया। स्ट्रेंथ है यहाँ पर 1150 के लिए, देखिए इसे 1083 का स्टॉप लॉस लगाइए, और लंबी अवधि के नज़रिए से मिड कैप फंड में टोरेंट पार भारा है गौरांग जी को। आगे बढ़ते हैं और नंबर्स पर चर्चा कर लेते हैं। कल निफ्टी में आईटीसी, मैक्स हेल्थ के नतीजे आएंगे, वही वायदा में गेल, नाइका और ऑरबिंदो फार्मा समेत 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगलम मालू, नुपुर जैन कौनिया और कंचन नौटियाल। तो मंगलम जी, शुरुआत आपसे, आईटीसी के नतीजे कैसे रह सकते हैं? आप आईटीसी को देखें तो अगर आप गॉडफ्री फिलिप्स के नंबर्स देखें या वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर्स देखें, तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी तगड़ा आया है इन कंपनीज में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फेब 1 से जो ड्यूटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उस वजह से जनवरी में ही कई सारे डीलर्स ने माल स्टॉक करना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से वॉल्यूम ग्रोथ में हमें एक पॉजिटिव अपमूव दिख सकता है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 4% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ होगा, 10 से 11% रेवेन्यू ग्रोथ होगा एफएमसीजी वर्टिकल में, 120 से 140 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट होगा एफएमसीजी के मार्जिन्स में, और 3 से 5% ग्रोथ होगा पेपर रेवेन्यू में। इंपॉर्टेंट है नंबर्स आपको देखने, 6% हायर होंगे पिछले साल से, तो करीब 18,275 करोड़ के आसपास कंपनी का टॉप लाइन आएगा। रेवेन्यू जो है 5% बढ़ेगी, और जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास ही रहेगी। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा कोई तेज़ तर्रार नहीं देखने मिलेंगे, 5% रेवेन्यू ग्रोथ, 6% एबिटा ग्रोथ या 2.5% नेट प्रॉफिट ग्रोथ। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे जाके कंपनी की कमेंट्री क्या होती है सिगरेट वॉल्यूम्स पर, खास करके जो 25 से 30% का प्राइस बढ़ाया है कंपनी ने, उसको लेकर आगे जाके क्या वॉल्यूम नेगेटिव हो गए या नहीं, और इलिसिट सिगरेट ट्रेड है वो कैसे करेगा, और एफएमसीजी बिजनेस अभी तो मार्जिन बढ़ जाएगा, बट फर्स्ट क्वार्टर के बाद क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है रॉ मटेरियल का, वहाँ पर भी मार्जिन सस्टेन करेंगे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक ऑलरेडी 25% इस साल गिर गया है। कई लोग बिलीव करते हैं कि ये एक वैल्यू बेट है, बट कई लोग ये भी बिलीव करते हैं कि एक वैल्यू ट्रैप है। वैल्यू ट्रैप आईटीसी खैर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट
जिसके नंबर्स कल अगर आप देखें निफ्टी को थोड़ा प्रभावित भी करेंगे। मंगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। नुपुर के पास चलते हैं। गेल और नायका, ये दो नंबर्स उनके पास हैं, क्या एक्सपेक्टेशन नुपुर? गेल से तो उम्मीद है कि हो सकता है थोड़ा कमजोरी के साथ ही ये क्वार्टर आते हुए नजर आए। इनफैक्ट ज़्यादा नजर तो क्वार्टर 1 पर ही बनी हुई है। जो वॉर की सिचुएशन है और यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपको क्वार्टर 1 में दिखेगा। लेकिन क्वार्टर 4 की बात करें तो क्वार्टर ऑन बेसिस पे 5% की कमजोरी रेवेन्यूज़ में आती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 7% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मार्जिन फ्लैट 8% के आसपास रहने की उम्मीद है। मुनाफा देखें तो 17% की कमजोरी आपको वहाँ पर भी दिखेगी। परफॉर्मेंस वीक रहेगी। वॉल्यूम्स इंपैक्टेड थे क्वार्टर 4 में वॉर की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। एलपीजी के वॉल्यूम्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं था, तो वो एक ऑफसेट, उसका एक बेनिफिट यहाँ पर क्वार्टर 4 में रहेगा। ट्रांसमिशन बिजनेस काफ़ी बेटर रह सकता है क्योंकि टैरिफ जो है वो बढ़े थे और उसका एक बेनिफिट क्वार्टर 4 में नजर आएगा। ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स देखें तो 110 MMSCMD के आसपास रह सकते हैं। वाई बेसिस पे 9% की जो है डाउनफॉल यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन पेटकेम वॉल्यूम्स देखें तो 150 किलोटन के आसपास रह सकते हैं और रियलाइजेशन 100 किलो के आसपास आपको 100 प्रति किलो के आसपास आपको दिखने को मिल सकती है। वहीं एलपीजी सेल्स वॉल्यूम देखें तो 240 किलोटन के आसपास आपको ये भी नजर आएगा और रियलाइजेशन 54 रुपीज़ के आसपास पर केजी देखने को मिल सकता है। मार्केटिंग एबिट की बात करें तो 800 करोड़ ये भी रहने की उम्मीद है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी की ऑनगोइंग पाइपलाइन से उस पर फोकस रहेगा और क्वार्टर 1 में कितना इम्पैक्ट वॉर की वजह से आता है उस पर मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नायका की बात करें तो इंटरेस्टिंग क्वार्टर ये रहने वाला है। 25% की ग्रोथ रेवेन्यू में लेके चल रहे हैं। क्वार्टर 4 का जब अपडेट आया था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ पे कंपनी ने दर्ज की थी, तो अनुमान मुताबिक 25% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 51% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 200 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए नजर आ सकता है। मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट लेके चल रहे, 8% के आसपास मार्जिन देखने को मिल सकते हैं और इस बार मुनाफा 64 करोड़ पहुंचता हुआ दिखेगा। पिछले साल इसी समय कंपनी ने 19 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया था। ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में 24% की ग्रोथ की उम्मीद है। फैशन 33% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हो सकता है ब्रेक इवन भी आपको नायका फैशन होते हुए इस क्वार्टर में नजर आए। ऑपरेटिंग लेवरेज रहेगा जिसकी वजह से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के सेगमेंट में एक अच्छी रिबाउंड और ब्रेक इवन फैशन में होने की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितना भी बेनिफिट एबिटा में होगा वो पूरा का पूरा फ्लो डाउन होते हुए आपको बॉटम लाइन में भी नजर आएगा। डिमांड ट्रेंड्स और आगे के आउटलुक पे नजर रहेगी, स्पेशली नायका फैशन को लेकर। तो गेल के थोड़े सुस्त, नायका के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, गेल और नायका के नतीजों से क्या अनुमान है वो हमने समझ लिया। अब कंचन के पास चलते हैं। कंचन, ऑरबिंदो फार्मा के नतीजों से क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे अगर हम ओवरऑल नंबर देखें तो नंबर हमें यहाँ पे मॉडरेट ही देखने को मिलेंगे। एक ही डेंट यहाँ पे हमें जो है वो लगता हुआ दिखाई देगा, वो है इनकी यूएस की सेल, जो कि हमने बाकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहाँ पे भी आती हुई देखी है। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। 8,682 करोड़ पे जो नंबर है वो रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑपरेटिंग नंबर्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्जिन अपने फ्लैट साइड में है। 21 से 22% की ग्रोथ इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर हम बात करें पैट की तो 930 करोड़ यहाँ पे जो नंबर है हमें देखने को मिल सकता है। यूएस सेल्स की बात करें तो 10% का डिक्लाइन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जो रेवलिमिड की सेल्स है वो हमें थोड़ी सी स्लो होती हुई दिखाई दी है। इंजेक्टेबल्स की बात करें यूएस में तो वहाँ पे 1% की केवल ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखने को मिल सकती है। यूरोप की सेल की बात करें तो यहाँ पे करीबन 15 से 17% का इजाफा साल दर साल देखने को मिल सकता है और रेस्ट ऑफ द मार्केट से भी 13% की जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल सकती है। फोकस एरिया आपका ये होगा कि जो यूगिया की यूएस एफडीए का किस तरीके से यहाँ पे इशू आता है और साथ ही साथ जो इनका एपीए का प्लांट है उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके की आती है। लेकिन नंबर हमें ओवरऑल मॉडरेट देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमन जी, गुड आफ्टरनून। अमन जी, एक मार्केट में बात तो क्लियर है कि मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है, गिरने को तैयार नहीं है, लेकिन इशू ये है कि हायर लेवल पे टिकता भी नहीं है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा मार्केट, और इस मार्केट में एज अ फंड मैनेजर आप क्या व्यू ले रहे हैं? हमारा व्यू है कि जब तक तेल के भाव कम नहीं होंगे तब तक मार्केट में तेजी का कोई बड़ा कारण दिख नहीं रहा है। और तेल का भाव इज डिपेंडेंट नॉट जस्ट ऑन हॉर्मुज के ओपन है कि क्लोज है कि सीज फायर होता है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पर मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। हॉर्मुज ओपन हो गया लेकिन अगर रिफाइनरी में इम्पैक्ट हुआ है और वहां से आउटपुट नहीं होगा तो तेल के भाव शायद गिर के भी 90, 95, 80, 85 जैसे होंगे। तो यहाँ से कुछ बड़ा मार्केट में मूव नहीं आएगा और जब तक
70s लेवल्स बिटवीन $70 to $80 के बीच में तेल आए, और वो हो जाता है तो करेंसी भी 96 वाला अराउंड 90s होना चाहिए वैसा सब व्यू है। ये दो होने पे मार्केट में तेजी का अच्छा माहौल बनेगा। उसके पहले टाइम करेक्शन बोलिए या नो ट्रिगर बोलिए या जैसे आपने कहा रेजिलेंट है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है, दैट सिनेरियो शुड कंटिन्यू, दैट्स वैसा लग रहा है। ओके, अब आपने बात की कि जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आता थोड़ा मुश्किल है इस समय। आप पोर्टफोलियो में इस समय कुछ रीशफल कर रहे हैं क्या? क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी सुनील जी से बात हो रही थी उनका व्यू यही था कि इस समय आपको बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं उन स्टॉक्स पर जो तेल से प्रभावित हैं, लेकिन व्यू ये है कि ये बहुत समय तक सस्टेन करेगा नहीं कच्चा तेल। क्या इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोज, इन सब स्टॉक्स में, एविएशन स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स में एडअप किया जाए? हमने थोड़े बहुत एक्सपोजर लिया था, बट फ्रैंकली तब लगा था कि 15 दिन 20 दिन महीने भर में ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2 महीने के ऊपर हो गया है, तो अभी इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं की है। पॉइंट अभी यही है, एक बार तेल नीचे आ जाए उसके बाद होगा तो 2-5% ऊपर ले लेंगे, बट लेट्स बाय ओनली व्हेन द इवेंट इज डन। जब तक तेल नहीं आता तब तक वेट एंड वॉच करते हैं। ऑटो इंश्योरेंस में थोड़ी बाइंग की है हमने, रिन्यूएबल्स में काफी एक्सपोजर बढ़ाया है, थोड़ा मेटल्स में एक्सपोजर बढ़ाया है, थोड़ा सीमेंट लिया है जिसमें डोमेस्टिक इम्पैक्ट ही है, ग्लोबल कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, और फार्मास्यूटिकल। तो ये 4 सेक्टर्स में इंक्रीमेंटली आप कह सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। मैं इनफैक्ट इसी पे आ रहा था। आई मीन अगर आपको थोड़ा सा क्रूड और रुपी के अगर आप देखें इक्वेशन से थोड़ा सा बाहर हट के कुछ बाय करना है, आपने मेटल्स का जिक्र किया अमन जी, फार्मा में आपने क्या क्या बाय किया है? आई मीन और थोड़ा सा इसको अगर आप CDMO, जेनरिक, या फिर थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा और अपने आप को स्प्रेड करूं टुवर्ड्स हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्टॉक्स, यहाँ पे कहाँ पे आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव है और क्या ऐड किया है फार्मा में? हमने मेजरली एक्सपोर्ट कंपनीज जो है वहां पे एक्सपोजर बढ़ाया है, क्योंकि इन सबको करेंसी का बेनिफिट होगा अच्छा खासा। डोमेस्टिक सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे 40-45 पीस पे ट्रेड करती है, तो काफी महंगे वैल्यूएशन उस हिसाब से हैं, तो वहां पे ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। CDMO कंपनीज का भी वही हाल है। CDMO कंपनीज के भी वैल्यूएशन कंपनीज पसंद है, बट वैल्यूएशन पसंद नहीं है। सो नेट नेट थोड़ा बहुत एक्सपोजर हॉस्पिटल्स और थोड़ा बहुत एक्सपोजर यू कैन से एक्सपोर्ट कंपनीज जो है उनमें बढ़ा है। अमन जी, गुड आफ्टरनून। आज पार इक्विपमेंट स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं, तो एनर्जी तो बहुत बड़ा बास्केट हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सेग्रीगेट कर पाएँ इसे, तो एनर्जी स्पेस में किस साइड आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं या फिर आपका रुझान है? एनर्जी में तो हमारा अक्रॉस द बोर्ड है, जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनमें यूटिलिटी कंपनीज है, पावर कंपनीज है, जो बड़ी पावर कंपनीज है। पावर एंसिलरीज में हमारे पास केबल कंपनीज है, हमारे पास ट्रांसफार्मर कंपनीज है, तो उस हिसाब से रिन्यूएबल्स में हमारे पास सोलर कंपनीज है जो सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बनाती है। तो अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर, यूटिलिटी हो, रिन्यूएबल्स हो या ओवरऑल पावर एंसिलरी सेक्टर्स हो, उसमें एक्सपोजर है। EPC कंपनीज में भी काफी एक्सपोजर है, जो ट्रांसमिशन लाइंस करती हैं, जो पावर केबलिंग का काम करती है। तो आप ये कह सकते हो कि अक्रॉस द बोर्ड हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई कंपनीज में एक्सपोजर तो है हमारा। लार्ज कैप IT पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका अमन जी? क्योंकि स्टॉक्स मल्टी ईयर लोज पर हैं, वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं, मगर AI का खतरा अभी भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर भी आप देखें सारी रैलीज फेल होती हैं। ऐसे में IT पर, खासतौर से लार्ज कैप IT पर क्या व्यू रख रहे हैं आप? हमारा एक्सपोजर नहीं है लार्ज कैप ITs में। 6 महीने पहले हमने एक्सपोजर ऑलमोस्ट 0 कर दिया है, और इस फॉल में हमें अभी तक तो एक्सपोजर बनाया नहीं है। व्यू ये बन रहा है कि जैसे आपने कहा वैल्यूएशन तो अच्छा है, लेकिन कोई ट्रिगर नहीं है यहाँ से। IT एटलीस्ट लार्ज कैप IT जो मेरे को मार्केट परफॉर्मेंस लग रहे थे, यहाँ से अगर समझ लो निफ्टी में 10% की रैली आती है, तो IT स्टॉक में आपका 10 या 11-12% बन जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आएगा वैसा नहीं लग रहा है। इसलिए हमने कोई बड़ा एक्सपोजर लिया नहीं है फिलहाल IT में। वैल्यूएशन अच्छे हैं डेफिनेटली, बट ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ का चैलेंज है, विजिबिलिटी का चैलेंज है, तो P मल्टीपल रीरेट नहीं होगा। इस वजह से हमने बेचे था। स्टॉक्स डाउन है, बट ऐसा कोई अभी कंपेलिंग रीजन नहीं है IT को ओन करने का, तो फिलहाल तो कोई एक्सपोजर है नहीं IT में। नो स्ट्रॉन्ग रीजन टू बाय IT, कोई एक्सपोजर नहीं है आपका। अच्छा, एक
स्पेस जिसके लिए सडनली आई मीन सूरत हाल अच्छे नहीं है, रेट सेंसिटिव में बैंक्स में PSU बैंक्स, लेकिन हम शायद नहीं भूल पा रहे वो जो दौर अमन जी हमने मिड 25 से लेके इन द बिगिनिंग ऑफ 26 जो PSU बैंक से मूव देखा, उसके बाद ऑलमोस्ट PSU बैंक्स 20-25% शेयर कर चुके हैं। SBI इटसेल्फ आई मीन करीब 20-22% रिट्रेस हो चुका है हर लेवल से। PSU बैंक्स को आप डील कैसे कर रहे हैं, क्या एडिशन करना चाहिए इस प्राइस पर या नहीं? इस लेवल पे प्रेफरेंस प्राइवेट बैंक्स है ना कि PSU बैंक्स, और रीजन ये है कि जो यील्ड्स है वो यील्ड्स बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस करके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तेल का भाव ऊपर है और कहीं ना कहीं डिमांड में भी इम्पैक्ट आएगा। तो आपके जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंडिया में ग्लोबली बढ़ रही है, इंडिया में भी बढ़ रही है, तो ये सब बैंक्स में M2M ट्रेजरी लॉसेस होते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स इसको बेटर मैनेज कर सकते हैं ना कि वर्सेस PSU बैंक्स। इसलिए बैंकिंग में प्रेफरेंस इंक्रीमेंटल पैसा प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि PSU बैंक्स में। चलिए अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब निफ्टी की तरफ आते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट हाई पे, इट्स 23,665 और बैंक निफ्टी 53,605। अनुज, आज भी अगर आप देखें गजब उलट पलट, 23,400 फिर काम कर गया और हम डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं। कैसे अप्रोच करें इस सेशन की, मतलब जो आउटकम है उसको रीड करते हुए कल के रिव्यू क्या रखें? देखिए वीरू, एक चीज़ तो क्लियर है इस मार्केट में, जिस तरफ का गैप हो रहा है ट्रेड उसकी दूसरी तरफ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो या बड़ा गैप डाउन हो तो मार्केट नॉर्मली आपको कॉन्ट्रा ट्रेड दे रहा है। मतलब 915 to 920 के बीच में मार्केट गैप वाली डायरेक्शन में पीक या बॉटम बना देता है। जिस दिन गैप डाउन हो उस दिन बॉटम बन जाता है, जिस दिन गैप अप हो उस दिन टॉप बन जाता है उस दिन का। और उस दिन का ना तो गैप डाउन टिक रहा है ना गैप अप टिक रहा है। अब रिकवरी हो रही है, इतनी शानदार रिकवरी हुई है, हो सकता है कल एक गैप अप हो जाए जो आपको एक बार वापस 23,800 850 तक ले जाए। एक रेंज बाउंड मार्केट रही है मोर और लेस, 23,300 400 डाउन साइड पर, 23,800 23,900 अप साइड पर। जैसे आपको लगता है कि एक साइड निकलने वाली दूसरी तरफ का टेढ़ा है, हो सकता है आज फॉर एग्जांपल कुछ लोग लॉन्ग लेके जाना चाहें। वैसे मेरा हमेशा व्यू रहता है कि न्यूट्रल जाएं, क्योंकि वो आपके लिए बेटर रहता है, तब आप एक ट्रेड ले पाते हैं। कल हो सकता है गैप अप हो, और जैसे आज गैप डाउन फेल हुआ है हो सकता है कल गैप अप फेल हो। ये मार्केट कुछ समय तक शायद ऐसे ही आपको तंग करे, ऐसे में न्यूट्रल रहें क्लोजिंग बेसिस पर। और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड सभी भी अच्छे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। आज जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में वापस स्ट्रेंथ लौटी है, एडवांस डिक्लाइन देखिए जिस तरीके से एडवांस डिक्लाइन में रिवर्सल आया है, ये अपने आप में एक हार्टनिंग चीज़ है, क्योंकि आज सुबह फिर बहुत ज़्यादा गैप था डिक्लाइंस और एडवांसेस का, और अब हम एडवांसेस फेवर में आ गए हैं डिक्लाइंस के। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहे वो बेटर है। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। नूपुर बताइए। सबसे पहले नायका नंबर से पहले यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है और इंस्टीट्यूशनल डेस्क से यहाँ पे बाइंग आती हुई नजर आए। हो सकता है मार्जिन बीट यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा नजर रखनी है डीवीज के 23 तारीख को नतीजे आते हुए दिखेंगे। नंबर्स जो है वो अनुमान से कमजोर रहने की उम्मीद है, इसलिए बिकवाली की सलाह यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स आज फोकस में और यहां पर हेवी बाइंग देखने को मिल रही है। सीमेंस हाई वॉल्यूम के साथ आपको खरीदारी यहां पर नजर आएगी और एवीबी देखें तो यहां पर भी हाई वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, यहां पे हो सकता है कोई ब्लॉक डील जल्द आती हुई नजर आए, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी ब्लॉक हो सकती है यहां पर नजर रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स के चलते नायका डिवीज फोकस में, कैपिटल गुड्स के स्टॉक फोकस में और ब्लॉक डील के चलते गॉडफ्रे फिलिप्स भी फोकस में। चलिए नूपुर की तरफ से ये हो गई डीलिंग रूम चेक। वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपना एडिटोरियल एक पावर यूज़ कर रहा हूँ नूपुर आपके ऊपर। एक बार गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट रखिएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स को शॉर्ट मत करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो ब्लॉक डील अगर हो गई तो वो आपको, ये एक्चुअली अगर हो गई वो ब्लॉक डील जिसकी की मार्केट में चर्चा है, और अगर बाई चांस विंडो में हो गई तो शॉर्ट करने वालों को मौका नहीं मिलेगा कवर करने का, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल डीलिंग रूम से एक बज़ है, और ये बज़ क्योंकि वो प्रमोटर फैमिली को लेकर जो डिस्प्यूट है उसकी एक रेजोल्यूशन को लेकर है। अगर आप देखें नंबर्स के बाद स्टॉक चला नहीं है, शानदार नंबर्स आए थे, शानदार नंबर्स के बाद नहीं चला था, और शानदार नंबर्स के बाद हमने उल्टा व्यू लिया था कि ये स्टॉक नहीं चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करने में थोड़ा रिस्क है,
क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफ़ी समय से नहीं चला, 4000 के हाई थे, 4000 से इतना नीचे आ गया है, तो इसके लिए और हाँ अब विंडो में नहीं हुई तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर विंडो में हो गई तो वो रिस्क रहता है। इसके लिए डीलिंग रूम का फीडबैक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करें जो भी ट्रेड ले रहे हैं। चलिए BTST की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो रीडर्स का फीडबैक हमने समझ लिया, लेकिन हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। चंदन जी बताइए, कल के सेशन के लिए BTST या STBT? बिल्कुल स्नेहा जी, मैं BTST पे फोकस करूंगा और एक काउंटर जो हमारे रडार पे है, हमने क्लाइंट को सजेस्ट भी किए हैं, ये रहेगा सिरमा। कुछ दिन पहले हम इनिशियल कवरेज के साथ आए थे और काफी अच्छा मूवमेंट आया था। अभी वापस 5-6 दिन का करेक्शन होकर मेजर सपोर्ट बन रहा है। 957 से लेकर 960 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट हुए हैं। लास्ट टाइम इसी लेवल से ब्रेकआउट हुआ था। सो टेक्निकल सेटअप की बात करें तो रोल रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है और मेजर ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है और अच्छी बात है 50 डेमा का सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। तो सिरमा में खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा 985 के ऊपर में, टारगेट होंगे 1050 के। ओके सर, मैं SJ साहब का अगर आप देखें बाय कॉल है इस वक्त। अरुण आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? जी वीरेंद्र जी, अगेन 40s के साथ ही जाना चाहूंगा। इसमें मुझे लग रहा है एक मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। 975 के पास चल रहा है। 980 के कॉल को ऑलरेडी रिकमेंड किया था वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। 965 का स्टॉप लॉस लगा के इसको BTST करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 992 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके काबा सर, आप बताएं आपकी ट्रेड। मेरा ध्यान है बजाज ऑटो पर। बजाज ऑटो में जो सेटअप है उसके साथ लगता है इसमें वेंजेंस है। ट्रेड करें 10,440, स्टॉप लगेंगे 100 रुपीज का, 10,340 का। टारगेट होना चाहिए 10,600 टू 10,650, लेकिन 10,600 रीजनेबल टारगेट है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो पसंद आ रहा है गाबर से को। मानस जी आपकी साइड है BTST STBT? तो देखिए BTST रहेगा। CG पावर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में खरीदारी करें। 840 का स्टॉप लॉस लगा लें। 885 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसी रही आज की ब्रेथ? बहुत शानदार अनुज, सुबह की तुलना में अगर आप देखें तो, और ये ब्रेथ इंप्रूव हुई। मार्केट्स ऑलमोस्ट हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोजिंग की तैयारी करते हुए, स्पेशली निफ्टी। एक बार रखिएगा ब्रेथ, ये देखिए 85 लॉन्ग्स लोअर ट्रैजेक्टरीज से, आई मीन वो 23,400-450 की रेंज से ये ब्रेथ लगातार इंप्रूव होती रही। 85 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग करीब 42 में, शॉर्ट 50 में और करीब लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए 33 में। स्लाइड एक एक करके। फर्स्ट स्लाइड लॉन्ग, और आज लॉन्ग्स में एक स्ट्रॉन्ग कब्जा था अगर आप देखें एनर्जी स्पेस का और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस का। आपकी स्क्रीन पे हिताची, सिमेंस, मैनकाइंड, हालांकि अगर आप देखें तो एक अलग ही स्टॉक रहा है इस दौर का, आज बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन बाकी अगर आप देखें कैपिटल गुड्स और एनर्जी स्पेस ने डोमिनेट किया। ABB आपकी स्क्रीन पे 4% ऊपर, लॉन्ग्स एडेड। सेकंड स्लाइड आएगी, यहाँ पर शॉर्ट कवर था। BPCL, कोचिन शिपयार्ड, सोना BLW, फोर्टिस हेल्थ केयर, बजाज होल्डिंग्स, इन सभी काउंटर्स में अच्छा शॉर्ट कवर था। थर्ड स्लाइड आएगी जहाँ पे आज शॉर्टिंग हुई, जहाँ प्रेशर था PI इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद, LTM और ICICI लोम्बार्ड, टेक महिंद्रा और एवेन्यू सुपरमार्ट, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। एवेन्यू सुपरमार्ट में आपको मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि ये स्ट्रक्चर खराब हुआ है थोड़ा सा, आज शॉर्टिंग फिर हुई यहाँ पे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में BL, स्विगी, ICICI प्रू, केन्सटेक और कोफोज अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, और बावजूद इसके कि निफ्टी आईटी की बहुत कोई ख़राब क्लोजिंग नहीं है, बट स्टिल कोफोज आज बैकफुट पे आया। ये मानस कोफोज एक बड़े एवरेज को पार करने की तैयारी कर रहा था। आई मीन इसको लेकर इस मंच पे चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल एनालिस्ट हो, सब काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टिव नजर आए। आपको क्या लगता है, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या है जो इस कोफोज के साथ लॉन्ग साइड पे कमिटेड है, क्योंकि ये क्लोज अभी भी एक बड़े एवरेज के ऊपर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपकी राय क्या कहती है? देखिए मेरा समझना है कि आज के मूव को केवल एक करेक्शन की तरह देखना चाहिए। जो मार्केट का मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द 1500 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 1349 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कोफोर्ज पे ये व्यू हो गया, ऊपरी स्टोर से थोड़ा फिसला है और 1.5% नीचे। चलिए अब आपको बताते हैं कि BSE सेंसेक्स 50 की जून में समीक्षा होगी और सेंसेक्स में किस शेयर की एंट्री होगी और कौन बाहर जाएगा, इस रीजी को समझ लेते हैं। नुपुर से नुपुर बताइए।
बिल्कुल, जून 2026 में जो रजीम चेंज होगी सेंसेक्स 50 की, उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नुमामा के अनुसार देखें तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो स्टॉक यहाँ से बाहर जाते हुए नजर आ सकता है और दो स्टॉक है जो कि इस रेस में आपको आगे नजर आएंगे, श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को। ये दोनों में से कोई एक स्टॉक होगा जो कि यहाँ पर एंट्री लेते हुए दिखेगा। अगर ट्रेंड बाहर होता है तो करीबन 25 करोड़ डॉलर के आसपास का पैसिव आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ETF की तरफ से यहाँ पे बिकवाली आती हुई नजर आ सकती है। अब अंदर कौन आ सकता है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज या श्रीराम फाइनेंस, दोनों ही जो है वो सबसे आगे और सबसे बड़े दावेदार है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप में श्रीराम फाइनेंस आगे, लेकिन अगर सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को महत्वता दी गई तो हो सकता है हिंडाल्को आपको यहाँ पर एंट्री लेता हुआ नजर आए। ज्यादा संभावना जितने भी लोगों से बात की और नुमामा के हिसाब से देखें तो हिंडाल्को की ही नजर आती है, लेकिन अगर श्रीराम फाइनेंस आता है तो उसका इनफ्लो होगा 445 मिलियन डॉलर के आसपास का इनफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और हिंडाल्को अगर आता है तो करीबन 365 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर भी इनफ्लो देखने को मिल सकता है। कट ऑफ डेट थी इसकी 30 अप्रैल की, ऐलान ये 22 तारीख यानी कि परसों के दिन होता हुआ नजर आएगा और ये जो एडजस्टमेंट्स होंगे ये 19 जून से लागू हो जाएंगे। तो ट्रेंड BSE सेंसेक्स से बाहर होता हुआ नजर आ सकता है। दो उम्मीदवार है, श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को आगे, क्योंकि अगर सेक्टोरल प्रेफरेंस दिया गया तो इस स्टॉक की एंट्री हो सकती है। नोपो ट्रेंड तो अभी आया था ना, मतलब 50 BSE सेंसेक्स 50 से बाहर कर रहे हैं। नहीं, बट अभी रिसेंटली तो आया था, 2 साल पहले तो आया था ट्रेंड। सबसे छोटी इनिंग्स रही होगी इसके सेंसेक्स में। शुक्रिया। नॉर्मली वैसे जब स्टॉक्स इंडेक्स में आते हैं तो पीक बनाते हैं और जब बाहर जाते हैं तो बॉटम बनाते हैं। ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, और ट्रेंड देखिए। अब ट्रेंड ने भी गिरना बंद कर दिया है, बहुत गिरा स्टॉक ये अपने हाई से, लेकिन अब कम से कम इसने यहाँ पर गिरना बंद कर दिया है। चंदन जी है क्या हमारे साथ? चंदन जी, ट्रेंड पर क्या व्यू होगा? देखिए, ट्रेंड का सेटअप बात करें तो ट्रेंड का जो सेटअप है कंटिन्यूसली एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में रहा। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने, बट अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बॉटम के अर्ली साइन मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट मंथ में एक रैली हुई थी जब काउंटर ने 3400 से 4500 का लेवल बनाया और अभी मंथली चार्ट मैकेनिक एक रेंज बाउंड बायस है, बट प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के आसपास ये कामकाज कर रहा है। डेली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल को एंड कर रहा है और 50 EMA एग्जैक्टली टेस्ट किया है। तो ट्रेंड को चलना है तो यहीं से चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। 4000 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, हल्का सा फॉलो पाया तो ये 4220 से लेकर 4300 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, थोड़ा सा फॉलो आएगा तो यहाँ पे और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ट्रेंड आज निचले स्तरों से रिकवर होकर 1% के करीब डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट 40-38 अंक ऊपर ही हम ऑलमोस्ट डेज हाई पर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द। और बैंक निफ्टी में भी हम ऑलमोस्ट डेज हाई पर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ काउंटर्स जिसने निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाई और आज के सेशन में डेज हाई के आसपास क्लोज हो रहे। एक बार रिलायंस रख दीजिएगा। रिलायंस में आज शानदार तेजी थी, 2.5% अप रिलायंस। सब यहाँ पर आज शानदार क्लोजिंग इसकी गजब के मूव रहे, 3% के करीब। मैक्स हेल्थ केयर रखेगा, इसको हमने शुमार किया था कल परसों चार्ट GPT में, और देखिए आज भी शानदार यहाँ पर क्लोजिंग होती नजर आ रही है, करीब 1%। मैक्स हेल्थ केयर। बजाज फाइनेंस इसलिए रखने को कह रही हूँ क्योंकि इसने भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई आज के सेशन में। बजाज फाइनेंस देखिए ऑलमोस्ट इन ग्रीन आकर ही क्लोज हो रहा है। कुछ सीमेंट काउंटर्स ने रिकवरी दिखाई इस बाजार के रिकवरी के साथ साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट रखेगा, यहाँ पर भी रिकवरी, हालांकि शुरुआत में काफ़ी डेंट पड़ा था इस पर, लेकिन देखिए अब जिस तरीके से रिकवर हुआ है डेज हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। तो वेंसडे का सेशन ठीक ठाक क्लोजिंग हो रही है मार्केट की। एक बार फिर से क्लोजिंग समझ लेते हैं बिग वॉल पे। सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए अब थोड़ा सा बिग वॉल पर चलते हैं और आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। पता क्या होता है, कई बार अभी मैं 2 मिनट के लिए ज़रा बाहर गया था स्टूडियो से, तो मुझे कलीग ने पूछा कि सर क्या हो गया, ऐसी क्या रिकवरी आ गई, ये मतलब ऐसा क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा ऐसी रिकवरी। तो मैं यही कहता हूँ कि मार्केट में ना हर चीज़ समझनी नहीं होती, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हर चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे, हर मूव थोड़ा ना एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। अगर आप हर मूव एक्सप्लेन करने लग जाएं कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, तो फिर तो आप प्रिडिक्ट ही कर लेंगे फिर तो कुछ चीज़ें होती हैं जो होती है हमारी सोच से बाहर होती हैं और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ठीक है भाई, अब बियॉन्ड अ पॉइंट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट ऐसे होगा। उसके अलावा तो मार्केट ने जो करना है वो करना है और ये करता रहेगा मार्केट ऐसे।
और हमेशा इस तरीके से आपको सरप्राइज करता रहेगा। ठीक है ना, चलिए बॉल पर चलते हैं। ओपनिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग कहाँ हुई, देखिए सुबह इसका एकदम उल्टा था। निफ्टी 40 पॉइंट ग्रीन में बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बंद हो रहा है। सुबह ज़्यादा वीकनेस थी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। सुबह आईटी इकलौता इंडेक्स था जो चल रहा था, आईटी लॉसेस के साथ बंद हो रहा है। देखिए 150 पॉइंट नीचे, ½ के करीब आईटी नीचे बंद हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स ½ ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट। एडवांस डिक्लाइन सुबह नेगेटिव था, यानी कि डिक्लाइंस के फेवर में था, अब एडवांसेस के फेवर में बंद हो रहा है। 1600 बढ़ने वाले शेयर, 1450 गिरने वाले शेयर्स। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं हम, और अब देखते हैं सेक्टोरल गेनर्स में क्या क्या है। निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.2%, कैपिटल गुड्स 0.2%, एनर्जी, डिफेंस, ऑटो, कैपिटल मार्केट, इन सब में शानदार तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी है इन सब में। इसके अलावा आप देखें एफएमसीजी 2.5% नीचे रहा, आईटी में 0.5% की गिरावट थी, और फार्मा एकदम फ्लैट था आज। तो जो बेसिकली चल रहा था अब तक, वहाँ डिक्लाइन आ गई। फटाफट निफ्टी गेनर्स लेकर आइए हिंडाल्को, लेकिन आज का असली हीरा था रिलायंस। 3% की बड़ी रैली आई रिलायंस में। ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन सब में तेज़ी थी। लूजर्स देख लेते हैं एक बार आज के लूजर्स में। बीईएल नंबर्स के बाद टेक महिंद्रा, इटर्नल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज। फिर जी हाँ, लेकिन आज अच्छा रिवर्सल और एनर्जी स्पेस वाकई अगर आप देखें इसने ऊर्जा फीकी बाजार में और रिलायंस का एक अहम किरदार रहा आज की रिकवरी में। बाकी एक बार फिर से एक्सपायरी से हम निकल के आए, कल फिर एक एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। कल सुबह ये पैनल आपसे फिर करेगा मुलाकात। मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।